गैंगस्टर्स को भी अपनी जमीन से जुड़ने की तड़प होती है। जो घर में बड़ी सी लंदन में कोठी में रह रहा है और घर में टेम्परेचर पूल है उसके, वो मुझे कह रहा है कि मैं 63 साल का हो गया हूँ और मेरी बूढ़ी हड्डियाँ जेल को झेलेगी कि नहीं, पर मुझे वापस आ। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन आपने डॉन को ढूंढ निकाला। ये कैसे हुआ? दूर से दुआ सलाम, whatever he saw me, I saw him. Dawood is very filmy. अच्छा, हाँ, he is very very filmy. His flamboyance, his style, commitment वाली बात, अच्छा। जबान दे दी वाली बात। किस हुलिये में था दाऊद? सूट पहना था, not the lean guy, ऊपर के बाल झड़े हुए। मुझे कहा गया कि रात में वलीमा खत्म होने के बाद मिलते हैं। दाऊद अभी कहाँ है? 2017-18 के बाद में डी कंपनी, दाऊद एंड कंपनी इज नॉट इन दुबई। मुझे जब लास्ट फोन आया था तो उसमें कोरियन नंबर था। हमारे सोर्सेज बोलते हैं दाऊद को कहा जाता है कि मुंबई के लिए उसका दिल धड़कता है, तो वो इतने बड़े बम धमाकों को उसने कैसे अंजाम? भाईगिरी हुई और यूपी से यहाँ वहाँ से हथियार भी आए, RDX भी उतरा, कोंकण स्ट्रिप पे उतरा, थोड़ा गुजरात पे उतरा, दुबई में मीटिंग हुई। अप्रैल में ओरिजिनल धमाके होने वाले थे पर वो मार्च में हो गए। दाऊद का ये गणपति कनेक्शन है। मैं किसी एक दो एस्ट्रोलॉजर को जानती हूँ जिन्होंने दाऊद के लिए पूजा भी करवाई थी। जितने समय तक आपने अंडरवर्ल्ड कवर किया, कभी भी कहीं से कोई आपको थ्रेटनिंग नहीं आई? रात में 12-1 बजे मुझे फोन आया, अफ्रीकन नंबर था। तुम क्या समझती हो अपने आप को, डरा दोगी? मैं विकी गोस्वामी बोल रहा हूँ। दो बंदूक इधर, उनके आगे पीछे। अच्छा। 2 जीप, उसके बाद में उनके बॉडीगार्ड निकले सब बंदूकों के साथ, AK-47 टाइप बड़ी। ममता कुलकर्णी और विकी गोस्वामी की क्या स्टोरी रही है? भाई दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार था, दैट वाज ट्रू। 12 साल उसने इंतजार किया विकी का। ड्रग के आरोप में विकी बंद थे। तो ममता कुलकर्णी अभी फिर से कुछ समय पहले काफी चर्चा में आई जब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। लोगों ने कहा कि ये एक नया ड्रामा है। मैं मिली ना तो ममता के बाल घुटने से भी नीचे थे। जब आप साधना करते हो तो उसमें आप बाल नहीं कट पाते। निसर्ग महाराज से उसका जो कनेक्शन रहा है बचपन से रहा है, महाराष्ट्र के संत है। गैंगस्टर्स का, खासकर दाऊद का, बॉलीवुड को लेकर काफी फिक्सेशन रहा है। हाजी मस्तान से शुरुआत हुई, फिल्म इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करना या उनके जीवन पे फिल्म बनाना। जो मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, दैट्स फेमस डायलॉग। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। दैट्स सपोज्ड टू बी हिम। दाऊद और मंदाकिनी को लेकर एक समय में बहुत चर्चे हुए। He was besotted with the beauty. राम तेरी गंगा मैली आई थी and she became superstar, sensation overnight. आप जितने भी क्राइम वर्ल्ड के डॉन से मिली, उनमें क्या वो चीजें थी जो आपको कॉमन लगी? आप अरुण गौली को ले लो, रमा नाइक को ले लो, अश्विन नाइक को ले लो, वो सब हिंदू है। बाकी यहाँ डी कंपनी की बात करो या आप इकबाल मिर्ची की बात करो, मुस्लिम। क्रिश्चियंस डॉन भी क्राइम वर्ल्ड से ऐसे मैंने डॉन को देखा है ना, सारे वो ईमान धर्म की बात करते हैं। धंधा काला, पर काले धंधे में ईमानदारी, और अगर आपने बेईमानी की तो उसकी सजा मौत। अनफिल्टर्ड विद अचिता जैन पॉडकास्ट में आज जो हमारी गेस्ट हैं वो दुनिया के हर उस कोने तक पहुंची हैं जहां पर बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं पहुंच पाई। कल्पना कीजिए, दुबई का एक आलीशान होटल, बेहद कड़ी सुरक्षा और अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा जमावड़ा। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों के बीच एक भारतीय महिला पत्रकार पहुंचती हैं जो न सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बेटी के वलीमे यानी कि रिसेप्शन की गवाह बनती हैं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े भगोड़े को उन्होंने आखिरी बार अपनी आंखों से देखा। 3 दशकों से वो अंडरवर्ल्ड की रिपोर्टिंग कर रही हैं। 1 दर्जन से ज्यादा कुख्यात माफियाओं और सरगनाओं से रूबरू हो चुकी हैं। चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, अफ्रीका हो, हर बड़े जोखिम को पार करके इंडियाज मोस्ट वांटेड तक पहुंची हैं। प्लीज वेलकम मोस्ट सीजन्ड, डायनेमिक एंड डेयरिंग जर्नलिस्ट शीला रावत। शीला जी, मोस्ट वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद अचिता जैन पॉडकास्ट। अंडरवर्ल्ड से अच्छे थर्राते हैं। आप तो फिर एक महिला हैं और बेशक पत्रकार हैं, लेकिन
बहुत आसान था एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग कर लेना, बिजनेस रिपोर्टर बन जाना या पॉलिटिक्स कवर करना, लेकिन आपने चुना वो एरिया जो ज़्यादातर मेंस डोमेन समझा जाता है, क्राइम रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, उसके ऊपर भी अंडरवर्ल्ड। तो ये क्या कुछ अलग करने का जुनून था, अपनी एक अलग पहचान बनानी थी, कॉन्शियस डिसीजन था या महज इत्तेफाक? डिफ़ॉल्ट से बनी हूँ मैं। इंडिया टुडे जॉइन करने के बाद में ब्यूरो में जब आप काम करते हैं, तो आप सब कुछ करते हैं। मतलब शीला रावल जिसका परिचय अभी आपने दिया, वो मेरी पत्रकारिता का सिर्फ़ एक पहलू है। इट इज़ जस्ट वन डिमेंशन। जो मेरी ज़िम्मेदारी बहुत लंबे समय तक रही इन्वेस्टिगेशन में, भारत की और टेलीविज़न के इतिहास में सबसे पहली स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाने वाली स्टार न्यूज़ था उसकी, जो मैं हेड रही। तो तब से इन्वेस्टिगेशन करियर का फ़ोकस रहा। लेकिन उसके पहले अजीता सब कर चुकी हूँ। आप सिनेमा कहो, आप पेज 3 कहो, पॉलिटिक्स कहो, सब कुछ। 18 साल मैंने महाराष्ट्र में पत्रकारिता की, तो सब कुछ कर रही थी। जब मैं महाराष्ट्र की सरकारें बदल रही है, गिर रही है, तूफ़ान मचा हुआ है, सारा कुछ कवर किया। बिज़नेस भी कवर किया है क्योंकि मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स की है। मैं अच्छा। मास्टर्स हूँ इकोनॉमिक्स में। तो वैसे पढ़ाई का और आपके पेशे का बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं होता है। पर संयोग से जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, तब भी हम इंटरव्यू करने वाले इंडिया टुडे से जो एक टीम गई थी, उसमें सबसे छोटी मैं थी, बट आई हैड अ प्रिविलेज टू कवर दैट स्टोरी आल्सो। तो अंडरवर्ल्ड तक कैसे पहुंच गई आप? मुंबई में कुछ हुआ था और मुझे मैसेज आया कि ये घटना आपको कवर करनी है। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट विज़िट। आई थिंक इट वाज़ इन 93। उसके पहले मैं अरुण गवली से और जो लोकल चीज़ें थी वो मैं कर चुकी थी रीजनल मीडिया के लिए। पर जो जिसको रियल जर्नी बोलते हैं वो इंडिया टुडे में शुरू हुई और वो बाय डिफ़ॉल्ट में हुई कि एक इवेंट थी जिसको कवर करना था, उसको कवर किया। फिर आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, जब आप पहली बार जाते हैं, दूसरी बार जाते हैं, परिचय हो जाता है। तो भई पुलिस में जान-पहचान हो गई थी, तो फिर दूसरी एक स्टोरी मिली जो बहुत खतरनाक थी। खतरनाक इस लिहाज से कि एक सेशन कोर्ट के जज का नाम आया था अंडरवर्ल्ड से बातचीत करने के लिए। तो मानने में नहीं आएगा ना कि कोई जज है और उस पे मुकदमा हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है या ऐसी कोई बात। लेकिन मेरे पास वो कहानी एविडेंस के साथ आई। थोड़ा मुश्किल था अपने एडिटर को कन्विंस करवाना कि एक जज के, क्योंकि डरते हैं कि भाई केस हो जाएगा, लीगल लायबिलिटी आएगी, ऐसा कुछ होगा। तो मैंने कहा कि जितने आपको एविडेंस चाहिए वो सारे हैं, हम जा सकते हैं, लीगली वी आर कवर्ड। फिर वो कहानी छपी पहली कि जे सिंह एक सेशन कोर्ट के जज थे, वो छोटा शकील से बात करते हुए पाए गए। कुछ पैसे उनके फंसे हुए थे और उन पे आरोप था कि वो पैसे की निकलवाने के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड की हेल्प ली। तो ऐसे शुरुआत हुई कि जब बड़े से धमाके के साथ कि आप और कोई नहीं जुडिशरी में हाथ मार रहे हो, वहाँ की बात कर रहे हो ऐसे। उसके बाद में तो एक के बाद एक स्टोरी आती गई। और दूसरा, इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है बहुत बड़ा है। सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं, पर एक महिला जब मोस्ट वांटेड के संपर्क में आती है, इंटरव्यू करती है, तो थोड़ा उसमें लोगों को ग्लैमर ज़्यादा दिखता है। इसलिए वो पहलू मेरे करियर का सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, तो लोग मुझे उस तरह से जानते हैं। लेकिन ये आम बात नहीं है, ग्लैमर तो दिखता है लेकिन रिस्की भी बहुत है, क्योंकि अमूमन अच्छे लोग, जैसे मैंने कहा कि अंडरवर्ल्ड के नाम से कांपते हैं, और ऐसे में एक महिला और फिर पत्रकार वो वहाँ तक पहुँच जाए, तो यूजुअली सोर्सेज के हवाले से आप स्टोरी को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आप तो 1 दर्जन से ज़्यादा कुख्यात सरगनाओं से मिल चुकी हैं। किस से आप मिली हैं? अब जिनका भी नाम ले,
जो भारत के 1 से 15 मोस्ट वांटेड के नाम आप ले लेगी तो उन सबसे मिली हूँ मैं, सबसे। सबसे लास्ट में मैं मिलने वाली, अभी मैं नीरव मोदी से लंदन में मिली थी हम्म 18-19 में 2000, और मेहुल चौकसी को मिलने में एंटीगुआ गई थी, हम्म और ममता कुलकर्णी और विकी गोस्वामी को मिलने के लिए मैं मोम्बासा गई थी, केन्या गई थी। हम्म तो अबू सालेम का पीछा करते हुए हम लिस्बन पहुंच गए थे, पुर्तगाल पहुंच गए थे। हम्म दाऊद की बेटी के वलीमे का जो न्योता था उसको कवर करने के लिए हम दुबई गए। हम्म। छोटा राजन को गोली लगी तब मैं बैंकॉक चली गई थी। सो भारत के नहीं जीता, मैं पाकिस्तान के भी मोस्ट वांटेड से मिल चुकी हूँ। अच्छा। हाँ, कुछ बलूची नेता है जो पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड है, जिन पे हमने स्टार एबीपी न्यूज़ पे एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया था कि वो कैसे दुनिया में कहाँ छुपे हुए हैं, और अपने बलूचिस्तान बनाने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, आई वुड पुट इट इन इन्वर्टेड कॉमा, कि वो कैसे संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो मैं उनसे भी मिली हूँ। तो सबसे पहले आप किससे मिली थी? पहला मोस्ट वांटेड कौन था? अरुण गवली, मुंबई में मिली थी, उनके घर में दगड़ी चाल में। मैं किसी रीजनल पेपर के लिए कवर करने गई थी। आप रिस्क की बात करते हो ना, जब आप फील्ड में होते हो तो आपको थ्रेट परसेप्शन होता ही नहीं है। जैसे बाकी की स्टोरी करते हैं, हमने मुंबई के धमाके कवर किए 93 के, राइट्स कवर किए 92 में, तो ऐसी स्टोरी जब हम कवर करते हैं तो थ्रेट परसेप्शन नहीं होता है, क्योंकि आपके लिए वो आम बात है। आप बतौर पत्रकार मुंबई में है और कोई बड़ी घटना होती है तो आप स्वाभाविक तौर से उसको कवर करेगी। तो चाहे वो धमाके हैं, चाहे वो कम्युनल राइट्स है, या कहीं कोई मर्डर हो गया है, और कोई घटना हो गई है, तो आप कवर करोगे उस हिसाब से। तो मुझे किसी ने नंबर दिया था और मैं फ़ोन किया, मुझे कहा कि आप घर आ जाइए, तो मैं दगड़ी चाल चली गई। और कोई ऐसा अनुभव नहीं था, इसलिए वहाँ मैं, चूँकि मैं लड़की थी, तो 3-4 महिलाओं ने मेरी तलाशी ली गेट पे। दगड़ी चाल अपने आप में एक किले जैसा तभी भी था, अभी भी है। अभी अरुण गवली बाहर है, उनको पैरोल मिला है और वहीं दगड़ी चाल में रहते हैं। मैं चली गई उनके घर, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल मिडिल क्लास मराठी घर में होता है वैसा एक माहौल था। कोई देयर वाज नो फ्लैशी थिंग, बिल्कुल सामान्य सी लिविंग रूम, जिसमें 3-4 बच्चे भी खेल रहे थे जब हम बातचीत कर रहे थे। तो एक तरफ उनकी पत्नी बैठी थी, एक तरफ वो बैठे थे, टिपिकल अपने टोपी पहन के, और जो आप अमूमन तस्वीरों में देखती है उसी गेटअप में थे। तो मेरा पहला अनुभव था उनसे मिलने का और बातचीत करने का। मतलब एक जो आम परसेप्शन है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड को जो लोग देखते हैं वो फिल्मों के माध्यम से ज़्यादा देखते हैं, तो उसमें आपको दिखाया जाता है कि एक रोटेटिंग चेयर पे एक डॉन बैठा हुआ है और आसपास उसके गुर्गे खड़े हैं, हाथ में सिगार है और बहुत हाईटेक गैजेट्स लगे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपका कहीं वो परसेप्शन कुछ टूटा? या मुझे अंडरवर्ल्ड का यूं भी नहीं पता था। मैं तो ऐसे, आप जैसे किसी और का इंटरव्यू लेने गई है वैसे हम गए थे। अच्छा। हाँ, अब जब आपको पता है कि ये वांटेड है, इनके पीछे पुलिस पड़ी है या बाकी के गैंगस्टर्स है। 2000 के दशक तक गैंग वॉर बहुत चले मुंबई में। एक गैंग ने दूसरे गैंग के मारा, दूसरी ने बिल्डर मरे, बहुत सारे लोग, पॉलिटिशियंस मरे, कॉर्पोरेटर मरे, बहुत सारे लोग मरे। तो क्रॉस फायरिंग बहुत होती थी। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल रिस्क नहीं था। आप क्या रिपोर्ट करती हो, कैसे रिपोर्ट करती हो, और वेदर यू स्टे स्ट्रेट टू द लाइन। तो मुझे नहीं लगता है कि
कोई इश्यू होता है किसी भी तरह की रिपोर्टिंग करने के लिए, हम्म, आपका बायस अगर अंदर आ जाएगा तो हो सकता है कि आप अपना ओपिनियन देने लगो, तो हो सकता है आप सीधे 5 सवाल पूछो, आपको 10 जवाब मिले, आप क्रॉस क्वेश्चन पूछो, उसके बाद में अगर आप वो इंटरव्यू छापते हो, तो मुझे अभी तक तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आई हम्म। कि जो भी आरोप लगे हैं वो आरोप के बारे में जब आप पूछते हो तो वो जवाब देते हैं। कभी भी इस दौरान जितने समय तक आपने अंडरवर्ल्ड कवर किया, कभी भी कहीं से कोई आपको थ्रेटनिंग नहीं आई, अभी कोई तक धमकी नहीं आई? नहीं, अभी तक नेवर। कभी किसी ने ये कहा फोन करके कि आप ये मेरे बारे में क्या चला रहे हो, स्टोरी को रोकना है? यस, नहीं रोकना नहीं, जस्ट फ्लैश आई दिमाग में। मैंने ममता कुलकर्णी का इंटरव्यू किया था जब उन पे आरोप लगे थे कि कोई ड्रग का मामला है मुंबई में और केनिया में, और 20 साल तक ममता कुलकर्णी पर्दे के पीछे थी, और फिर अचानक से उनके बारे में बताया गया कि भाई वो अब नारकोटिक धंधे में है, ऐसा आरोप लगा। तो ढूंढते हुए मुझे नंबर मिला, मैंने कोशिश की, रेफरेंस से वो टेलीफोन पे लाइन पे आई और टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ उनके साथ। वो इंटरव्यू दिखाने के कुछ 1-2 दिन बाद रात में 12-1 बजे मुझे फ़ोन आया। और अफ्रीकन नंबर था। कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बताए बगैर तुम क्या समझती हो अपने आप को, डरा दोगी, ये कर दोगी, बिल्कुल बुली करने के अंदाज में। फिर जब उन्होंने ममता का नाम लिया तो मेरे समझ में आया कि हाँ भाई समवन रिलेटेड टू ममता। देन ही सेड मैं विकी गोस्वामी बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे पता है विकी गोस्वामी गुजराती है, विजयगिरी आनंदगिरी गोस्वामी। तो मैंने गुजराती में बात शुरू की। फिर वो थोड़े से ठंडे हुए कि आप कुछ भी बता दोगे, कुछ भी छाप दोगे। मैंने कहा नहीं, जो पुलिस ने आरोप लगाए उसके जवाब मांगे, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बोला। आप दोबारा प्रोग्राम दे सकते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट एवर टाइम समवन कॉल्ड मी एंड सेड क्या समझ रही हो अपने आप, बुली करने की कोशिश की? बिल्कुल। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम? प्रोबेबली यस यस, उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद कोई नहीं। नहीं। तो ममता कुलकर्णी और विकी गोस्वामी की क्या स्टोरी रही है? क्या ममता कुलकर्णी एक तरह का मोहरा थी, विकी गोस्वामी ने उसको एज अ मोहरा इस्तेमाल किया? नो, आई थिंक जब मैं मिली ममता से कीनिया में, वहाँ पहुँचने वाली, मोम्बासा पहुँचने वाली, उनको ढूंढने वाली मैं पहली इकलौती थी। शायद उनको अच्छा लगा कि कोई उनको ढूंढते हुए उनका सच जानने के लिए इतने दूर तक आया है। फिर भी इट टुक मी 6 days टू कन्विंस हर कैमरे पे बोलने के लिए। आप सामने सामने बातचीत तो मैं जिस दिन पहुंची और उनको मैसेज गया था उसी दिन वो मिलने आए थे। हमको रात में 11 बजे मिलने आए थे। And then they took us out for dinner at 11:30. And she drove a Merc Jeep. They means Mamta Kulkarni and Vicky Goswami. The whole party. अच्छा, the whole party. हाँ. Okay. जो आप बोल रहे हो ना, वैसे ही. Okay. 2 बंदूक इधर, 2 बंदूक इधर, उनके आगे पीछे. अच्छा. 2 जीप. I think 2-3 vehicles came. She drove herself. She was in a black Merc Jeep, if I'm not forgetting. तो वो खुद चला के आई थी। और फिर दूसरे से विकी निकले, उसके बाद में उनके बॉडीगार्ड निकले, सब बंदूकों के साथ, AK-47 टाइप बड़ी बड़ी। एंड उस टाइम जरा भी डर नहीं लगा आपको? क्या कर लेंगे, मैं कोई लूट पाट करने थोड़ी गई थी। आई वॉज जस्ट देयर फॉर अ रिक्वेस्ट, भाई आपसे मैं बात करने हूँ, आपका सच जानना है, आप पे आरोप लगे हैं, अगर आपको अपनी साइड बतानी है तो आप बताइए। एंड फॉर मी, देखिए एक बात ये थी कि एक फिल्म स्टार जो अपनी करियर के चरम पे थी, शी वॉज एट द पीक ऑफ अ करियर। आज जितने भी हम खान के नाम लेते हैं या बड़े स्टार के नाम लेते हैं, सबके साथ वो काम कर रही थी। एंड सडनली वो गायब हो गई। शी वॉज आउट ऑफ सीन। यस।
वो दुबई गई, उसके बाद में वो कहाँ गई किसी को नहीं पता था। हम्म, तो एक फिल्म स्टार, इतनी पॉपुलर फिल्म स्टार, अगर 20 साल के बाद में उनका नाम आता है और ऐसे नाम आता है, तो ऑफ कोर्स फ्रॉम अ जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए बड़ी स्टोरी थी। हम्म, तो छानबीन करते हम पहुंच गए, किसी ने बोला कि यहाँ है, मेरी बात भी हो चुकी थी, तो कंफर्म है कि उस देश में, उस शहर में तो वो है। पहुंचने के बाद देखा जाएगा हम कैसे ढूंढेंगे उसको, तो उस हिसाब से हम गए थे एंड देन दे फाउंड अस। अब 6 दिन तक अजिता, विकी इंटरव्यूड मी। ओह, हाँ, ऑल 6 days ही रोल रिवर्सल हो रहा था। रोज 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 रोज। अच्छा। सुबह में आए, शाम को आए, दोपहर में आए। हम्म, अच्छा, हम क्या करें जब तक क्या वहाँ, पूछ रहा था वो आपसे? तो मैं बता रही हूँ। हम्म, क्या करें हम, मतलब आप विदेश में गए हो और एक इंटरव्यू करना है और आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद में हम ढूंढ रहे थे अंदाजे से कि उनका रेजिडेंस कहाँ हो सकता है, और शायद ढूंढते ढूंढते पहुंच भी गए थे कि जहाँ वो रह रहे थे, कि हमें कोई तो विजुअल मिल जाए। अगर वो मना कर दे कैमरे के सामने बैठने के लिए, तो इतने दूर तक गए हैं तो कहीं तो हमें विजुअल मिल जाए। बस वो एक बैक ऑफ द माइंड किसी जर्नलिस्ट के मन में रहता है कि प्लान बी क्या हो सकता है, अगर इंटरव्यू फेल हो गया तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे, और फिर यहाँ वहाँ भी घूमते, करते क्या हम। फिर जैसे ही हम होटल पहुंचते तो फोन आता। शीलाबेन, इन गुजराती में बोलते, क्या छो, कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो। फिर आपको सच्ची बोलना है कि आप यहाँ गए थे, वहां गए थे, वहां गए थे, और आप घूम घाम के वापस आ गए। झूठ, देखिए इस दुनिया में जब आप कदम रखते हैं तो आपको झूठ कहीं नहीं बोलना। आप अपनी लाइन और लेंथ बना के रखते हैं। तो हम बोलते थे हम यहाँ गए, वहां गए, एंड देन ही वाज कन्विंस्ड। फिर कोई लोकल मंदिर था, वो उनके पिताजी मंदिर के पुजारी, जामनगर, पोरबंदर कहीं तो। विकी गोस्वामी के? हाँ जी, गुजराती ब्राह्मण पुजारी परिवार से वो आते। फिर थोड़ा सा बड़ी टाइप हो गया कि आप अपने अपनी जीवन की बातें बताई मुझे, आप कैसे निकले बताया। फिर क्योंकि मेरी किताब तब तक छप चुकी थी, तो उनको लगा कि भाई बाकी के डॉन के बारे में लिखा है, मैं कोई कम हूँ। अच्छा। हाँ। और विकी पे किसी साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट ने किताब लिखी थी, उसमें 2 चैप्टर विकी गोस्वामी पे थे। तो मुझे बताया कि कैसे क्या, लिटिल बिट ऑफ सीक्रेट ऑल्सो, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, व्हाटएवर। तब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गए और अच्छे से उन्होंने एक समझ लिया कि ठीक है, रापो बना। हाँ, एक रापो बन गया, एक ट्यूनिंग बन गई। बट फिर भी विश्वास तो नहीं था। तो जिस दिन हमने शूट के लिए हाँ हुई, ममता वाज वेरी कीन। शी वाज वेरी अपसेट कि इतने सालों में उन्होंने जो नाम कमाया था बतौर फिल्म स्टार, वो एक ही झटके में एक आरोप लगने से सब पानी में बह गया। एंड पुलिस की लड़की, पुलिस की फैमिली से आने वाली लड़की थी, तो शी वाज वेरी वेरी अपसेट एंड शी वाज वेरी कीन करने के लिए। बट आई थिंक विकी वाज नॉट कन्विंस्ड। उनको तसल्ली नहीं हुई तब तक, तो हाँ नहीं हुई। फिर जिस दिन हमने इंटरव्यू करना था, उस दिन ऐसे ही सेटअप लगा एंड विकी वाज सिटिंग राइट देयर, चेयर लगा के। मतलब ममता डेयर से एनीथिंग व्हिच इज नॉट सपोज्ड टू बी रिवीलिंग। अच्छा, तो इतना ज्यादा डोमिनेट किया हुआ था विकी गोस्वामी ने ममता कुलकर्णी भाई को। दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार था, दैट वाज ट्रू, दैट वाज वेरी एविडेंट फ्रॉम ममता। स्पिरिचुअल तभी से थी, दुबई से थी, 12 साल उसने इंतजार किया विकी का। जब दुबई की जेल में ड्रग के आरोप में विकी बंद थे, 12 साल। शादी हुई दोनों की? दोनों ने मुझे कहा कि दे आर नॉट मैरिड, तो मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती कि शादी हुई है।
कि मिसेस गोस्वामी तो ममता नहीं बनी है। अच्छा। हाँ, एंड बहुत बार विकी मुझे ये भी कहता कि ये जोगन बन गई है तो शीला गुजराती में, फिर तो एक कंफर्ट लेवल था। आई थिंक टू अ पॉइंट अजिता, मैं जब मेरा इंटरव्यू हो गया और हम जा रहे थे ना उस दिन, तो विकी ने मुझे बोला कि शीला बहन, आई एम गोइंग टू मिस यू बिकॉज रोज मैं तुम्हारे साथ 4 घंटा बात करता था, अब किसके साथ बात करूंगा। तो वो गोल्फ खेलने जाए तो भी हमें ले जाए, वो रात में कसिनो में जाए तो भी हमें ले जाए। बट देन आई सॉ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट क्राइम वर्ल्ड इन Mombasa, that he had hired international commandos from a very, very elite commando service. अच्छा। और उन पे जो आरोप लगा था तब he was contesting a case, मोम्बासा की कोर्ट में चल रहा था। 6 महीने अमेरिका की एजेंसी ने उन पे स्टिंग किया था, विक्की और उनकी पूरी गिरोह पे। बख्ताशा इब्राहिम, उनके भाई इब्राहिम वहाँ के बहुत बड़े नार्कोटिक स्मगलर है, और उनके 2 बेटे और विक्की और एक पाकिस्तानी नेशनल गुलाम मोहम्मद, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग द नेम। 4 लोगों का नाम आया था और चारों को 6 महीने उन्होंने स्टिंग किया था। उनके पास क्लाइंट बन के गए और ऑलमोस्ट शिप जब अमेरिका के लिए रवाना हुआ और शायद न्यू जर्सी या जो भी डेस्टिनेशन था वहाँ तक पहुँचता, उसके पहले उन्होंने सब रिवील किया, पकड़ा, केस हुआ, कीनिया गवर्नमेंट को बताया और फिर उन पे केस हुआ। एंड आई सपोज, आई थिंक दे हैड मैनेज्ड लीगल सिस्टम अफ्रीका की, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि कुछ नहीं होगा। तो जहाँ पर भी हम जाए ना, जब भी विकी साथ में हो तो 6 कमांडो हमारे साथ रहते हैं विथ ऑल बिग गन्स। तो थोड़ा भी आपको प्रेशर नहीं महसूस हुआ टिल द टाइम यू बिकेम कंफर्टेबल विद विकी गोस्वामी? हाँ, प्रेशर क्या था पता है? इंटरव्यू नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दैट वाज द स्ट्रेस पॉइंट। अच्छा। प्रेशर ये नहीं था कि ये लोग क्या कर लेंगे, और होटल के बाहर भी वो सर्विलांस तो करवा ही रहा होगा आपकी। उससे क्या, वो मुझे आदत है, अभी 30 साल से मैं बहुत सर्विलांस के अंडर रहने में सीख गई। तो चाहे भारत हो, चाहे विदेश हो, चाहे कहीं हो, आपको अपनी एजेंसी देख रही है, आपको गैंगस्टर भी देख रहे हैं, आपको पुलिस भी देख रही है, आपको मल्टीपल सोर्सेस से आप पे नजर रखी जा रही है, तो क्या है। तो ममता कुलकर्णी अभी फिर से कुछ समय पहले काफी चर्चा में आई जब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। अचानक से वो कहीं से अवतरित हुई इतने सालों के बाद, एंड लोगों ने कहा कि ये एक नया ड्रामा है जो ममता कुलकर्णी कर रही हैं, मे बी इट्स हर कम बैक, उसकी कोशिश है ये। फिर उनको वहां से निकाल दिया गया। तो जैसा कि आप बता रही हैं, आपने काफी समय वहां बिताया, 6 दिन, लेकिन काफी समय इसको कह सकते हैं क्योंकि आम लोग तो वहां तक, शूट हमारा साथ आम जर्नलिस्ट तो ऑल 6 days we met. Yes. There were days जब मैं और ममता सिर्फ लंच के लिए गए। She would drive me around. मुझे 3-4 रेस्टोरेंट में हम गए, बीच शेक में गए। So we had a very heart to heart conversation. I heard her all the time. लेकिन विकी गोस्वामी हमेशा साथ में थे, उन्होंने कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। There were 2-3 instances where we went for lunch alone. हम खाना खाने अलग से गए थे। तो ये जो अभी लेटेस्ट एपिसोड था, मतलब वहां से जहां आपने छोड़ा वहां से यहाँ तक, ये 2 सिरों को हम कैसे जोड़ सकते हैं? सेम है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मुझे पहली बार इंटरव्यू करने के बाद में और जब मैं वापस आई तब ममता ने मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी हुई है वो मुझे भेजी डिजिटल सॉफ्ट फॉर्म में। अच्छा। उनको पब्लिश करवानी थी, लेकिन उससे मुझे कहा कि पहले तुम पढ़ो। एंड शी निसर्गम महाराज से उसका जो कनेक्शन रहा है बचपन से रहा है। महाराष्ट्र के संत हैं, हिमालय में रहे हैं। तो जब हमने ममता को नहीं देखा था मीडिया में या बाहर से, तभी जितने कुंभ हुए 20 साल में ममता आई है। अच्छा। हाँ, वो कुंभ स्नान करने हर बार आई है।
मतलब वो शुरू से स्पिरिचुअल हाँ रही है। थी वो 12 साल। मुझे यही कहा कि मैं और कुछ नहीं करती। दुबई के फ्लैट में उसने घर में मंदिर बनाया था। एंड शी सेड आई प्रेड एंड प्रेड एंड प्रेड फॉर हिम एंड हिज रिलीज। अच्छा। हाँ, एंड आई सॉ इवन विकी रिस्पेक्ट दैट पार्ट ऑफ ममता। तो फिर फाइनली व्हाई? देयर वर ग्लिम्पसेस जो आप मराठी लड़की को देखते हो, मुंबई की मराठी लड़की और जो बिंदास लड़की वाली एक एलिमेंट होता है, उसके ग्लिम्पसेस मैंने देखे। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो और बीच में कोई आ गया तो गाली भी निकल जाएगी। बट एंड देन शी टोल्ड मी कि शीला मैंने बाल नहीं कटवाया है। तो अजिता मैं मिली ना तो ममता के बाल घुटने से भी नीचे थे। कि जब आप साधना करते हो तो उसमें आप बाल नहीं कटवाते हो। तो मैंने बहुत साल बाल नहीं कटवाए। और देन शी टोल्ड मी अ स्टोरी कि मैंने एक बार मेरे बाल उलझ गए क्योंकि मैंने कुछ गलत कर दिया था, तो फिर मुझे काटने पड़े। पर उसके बाद दूसरी बार जब मैंने साधना शुरू की तो मैंने बाल नहीं काटे। अब मैं आपके सवाल पे आऊं तो मैं कहूं कि जो आपने यहाँ देखा, ये उसका निर्णय है कि उसको मंडलेश्वर कैसे बनना है और किन्नर अखाड़े में वो क्यों गई। चूंकि मैं उसे मिली नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है। हालांकि उसने मुझे संपर्क करने की कोशिश की थी। I was coming to that only कि मेरा ईमेल बदल गया था। मैं तो वो मेरे तक पहुंच नहीं पाई। बट जब मुझे पता चला, मैंने फोन किया उसे, तो शी टोल्ड मी कि आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो सकती थी। तो वो भारत आई तो उसने मुझे मेल किया था। और अभी विकी अमेरिका की जेल में है। ही इज कंटेस्टिंग चार्जेस। आई थिंक ही इज प्लीडेड गिल्टी। तो उसकी सजा शायद कम हो जाएगी। बाकी के जो अफ्रीकन स्मगलर है वो उनके पार्टनर थे। They all are facing very grave charges. And शायद फैसला नहीं आया है अभी तक, क्योंकि मैंने कहीं मीडियम पढ़ा नहीं। तो उस चार्ज में अभी तो अमेरिका की जेल में है। एंड देन ममता हैड टू रन। मुझे लगता है कि क्योंकि विकी को अमेरिकन एजेंसी ने चार्टर में विदाउट परमिशन ऑफ अफ्रीकन कोर्ट अपने से उठा लिया था। अच्छा। हाँ, विकी एंड बक्ताश एंड हिज ब्रदर, आई थिंक 3 or 4 ऑफ देम, चारों को राउंड अप करके चार्टर फ्लाइट में बिठा के अमेरिका ले गए थे। उनको पता था कि अफ्रीका की कोर्ट का कभी कोई फैसला आएगा नहीं। एंड आई एम श्योर इट मस्ट बी विद द कंसेंट ऑफ अफ्रीकन हाईएस्ट अथॉरिटी। तो उनको पकड़ के ले गए और फिर वहाँ केसेस चला। तो आई थिंक द मोमेंट यू प्लीड गिल्टी, बाकी के 3 लोग तो फंसे ना, तो वो दुश्मन बन गए थे। तो आई थिंक दे वर आफ्टर ममता's लाइफ। बट विकी claimed that he helped India in many ways. So probably Mamta is under safe hands and she's probably, I don't know, दुबई में, सिंगापुर में, कहीं सेफ जगह पे है। ओके। एक फिल्म का काफी मशहूर डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन आपने डॉन को ढूंढ निकाला। ये कैसे हुआ? वो संयोग था। मतलब दुनिया तो बोल रही थी कि बेटी की वलीमे में शायद ना हो, और बाहर जितना इंटरनेशनल मीडिया खड़ा था वो सब भी बोल रहा था। हमें जावेद मियादाद ने स्टार न्यूज़ पे ओपन इनविटेशन दिया था कि भाई आप भी आइए। एक इंटरव्यू हुआ था शादी के 1 हफ्ते पहले, वलीमे के 1 हफ्ते पहले शादी हो चुकी थी इन अ प्राइवेट वे। तो बस उतना सहारा था और हम गए, और बाकी के लोग गए थे अबू धाबी से, यहाँ से वहाँ से। दुबई की वीज़ा नहीं मिल रही थी। हमारी स्टार की ऑफिस से 8-10 लोग जाने वाले थे, पूरा तामझाम दुबई कवर, पर किसी को नहीं वीज़ा मिली। सो मैं कुछ भी करके फाइनली आई गॉट द वीज़ा विद सम हेल्प। और जब मैं दुबई में ही उतरी, रात में 11:30 बजे थे, वहाँ से मैं हयात में वेन्यू था, वहाँ गई।
और मैं कपड़े चेंज करके बैंक्वेट में नीचे दरवाजे पे गई तो देवर कमांडोज, और मैंने कहा कि मैं ये हूँ और जावेद मियादाद ने हमको इनवाइट किया है, तो आप मैसेज दे दीजिए कि मैं आई हूँ। सो आई वॉज वेटिंग। हमारे साथ दुबई से जो स्टिंगर थे, मेरे जाने से पहले जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ की बातें बता रहे थे, वो भी थे। और कैमरामैन अलाउड नहीं था अंदर, तो जब मैंने मैसेज भेजा तो फिर आए वापस और पहले बहस की कि आप देखो क्या चला रहे हो सुबह से और मीडिया में क्या लगा के रखा है, ये वो। देन आई सेड यू नो माय क्रेडेंशियल, इतने सालों से आपने मेरा काम देखा है, तो ये बात तो बहस की है। हाँ, ये हाँ हो सकती है या ना हो सकती है, आप मुझे डांटेंगे या मुझे मीडिया बाकी का क्या कर रहे है उसके लिए मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ। एंड आई थिंक दैट गाय वाज ऑन अ फोन, तो फोन से आवाज आई कि भाई आने दो उसको। एंड द नेक्स्ट थिंग आई हर्ड इज कि हाँ वो क्लीन है। सो आई हैड अ स्मॉल पर्स इन माय हैंड। ऑफ कोर्स में मोबाइल था, बट मुझे बोला गया कि यू आर नॉट अलाउड टू टेक फोटो। किसी गेस्ट को नहीं था फॉर दैट मैटर। और फिर जो गई मैं अंदर, फोन आपके पास ही था या फोन रखवा लिया गया था? मेरे पर्स में था, पर मेरे साथ कॉन्स्टेंटली कोई था, मतलब मैं अकेली नहीं थी। अच्छा। उस स्टिंगर को नहीं आने दिए, मैं अकेली गई और मुझे बिठाया टेबल पे। कौन लेकर गया आपको? जिस इंसान मेरे साथ बैठे थे उनका नाम था फयाज, और बात में उन्होंने बताया कि उनको 30 इयर्स का मिलिट्री का एक्सपीरियंस है एंड ही इज फ्रॉम सर्टेन रीजन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के हिली एरिया से आते हैं और 3 बेटियां हैं एंड ऑल दैट पर्सनल थिंग। डिस क्या करेंगे, आधा घंटा अगर आपको बात करनी ही से थोड़ा क्लियर हो जाए स्टेज, फिर हम चलते हैं। सो वी वेटेड फॉर हाफ एन आवर, आई वाज हैप्पी। तब तक मैं देख रही थी कि क्या सजावट है, कौन है, कहाँ है, वैसे। सो इट वाज अ ग्रैंड रिसेप्शन। यस मैम, बैंक्वेट में जैसे भी कोई आम होता है। और फिर ले गए स्टेज पे, वहां पर सबसे मुलाकात करवाई। कौन कौन था स्टेज पर? सभी थे, मतलब दाऊद की फैमिली से उनकी वाइफ थी, दूसरी बेटी थी जिनकी शादी कपल था, और मियादाद उनकी पत्नी। सो परिवार के सारे लोग थे स्टेज पे। मियादाद इंट्रोड्यूस मी टू द फैमिली। दाऊद वाज नॉट देयर? नो, नॉट ऑन द स्टेज। स्टेज पे नहीं थे। ओके। पर वो पूरा रैंप बना हुआ था, तो जब मैं रैंप से नीचे उतरी देन आई सॉ एक मेल सेक्शन था एंड एक जनरल सेक्शन था। तो मेल सेक्शन में बड़ी सी आर्म चेयर थी, उस पे वो बैठे थे। सो आई सॉ फर्स्ट 10 सेकेंड वाज कि चेहरे को देखा हुआ है। अच्छा। रजिस्टर नहीं हुआ तुरंत, एंड देन इट डिड, देन इट डिड। सो द सेम पर्सन, वो दाऊद था? हाँ, मैं रैंप उतर के वहीं जा रही थी। फिर मुझे जाबिर था मेरे साथ, जाबिर मोती वाले थे ऊपर स्टेज पे। ही वाज अमोंग द क्लोज कोटरी ऑफ डी कंपनी। पाकिस्तानी है अभी, वो ब्रिटेन की जेल में है, लंदन की जेल में है। बट ही डिडंट अलाउ मी, ही सेड कि थोड़ा फंक्शन खत्म हो जाए फिर आप जाना। तो दूर से दुआ सलाम, whatever he saw me, I saw him, and we recognized. I am sure he knew it. क्योंकि दाऊद को बहुत ज्यादा लोगों ने देखा नहीं है, तो इफ यू कैन डिस्क्राइब, लाइक अगर आपको याद हो कि जब मैं गई तो इट वाज किस हुलिये में था दाऊद? सूट पहना था एंड लिटिल स्टॉकी, नॉट द लीन गाय, एंड बैठे हुए थे तो कैसे आपको, बट व्हाट आई सॉ इज के ऊपर के बाल झड़े हुए। अच्छा, मतलब ऊपर बाल थे लेकिन अंदर यू कुड सी द बाल्डनेस ऑफ दैट थिन हेयरलाइन। रेस्ट इज द सेम, एग्जैक्टली द सेम दैट यू बीन सीइंग इन द फोटो। अच्छा, यस, कोई सर्जरी नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं।
till 2005 July 22nd he was in the same avatar. अच्छा, Yes, it was July 2005. तो आपकी दुआ सलाम हुई? जी जी जी, मुझे कहा गया कि रात में वलीमा खत्म होने के बाद मिलते हैं. सो आई वाज होपिंग. दाऊद ने कहा या किसी और ने? सामने से जब हुआ तब, एंड देन जब इशारों से कहा तो के बाद में हम मिलेंगे. तो जावेद टोल्ड मी कि आप इंतजार करिए, अच्छा। वलीमे के बाद होगा. ठीक ठीक है. है। आई वाज होपफुल. हम्म, तो मैं बाहर जाके चीखी चिल्लाई नहीं. अब लोग कहते हैं आपने बताया नहीं. अरे पूरा, जब आपकी देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां लगी हुई है, मैं कौन होती हूँ किसी को जाके बताने वाली और करने वाली. हम्म, पीपल वुड नो ऑन देयर ओन. हम्म, या आप विदेश में हैं और अनजाने शहर में हैं, तो वहां कॉलर पकड़ के तो किसी को आप फ्लाइट में बिठा कर ला नहीं सकते. हम्म, यू नो, पीपल जोकिंगली से आप क्यों नहीं लिया, आपने क्यों नहीं बताया. अब पर्दे के पीछे क्या हुआ हम्म, वो हमारा जर्नलिस्टिक सीक्रेट होता है, वो हम किसी को क्यों बताएं भाई. Absolutely. व्हाट इज योर रापो विथ योर एजेंसीज विज़िवी योर प्रोफेशनलिज्म. आप उसके बारे में क्यों बताएंगे किसी को. हम्म, बट ऑफ कोर्स दोज इन जिसको पता होना चाहिए उनको पता था, हम्म. on both sides, on their side also and from agency side also. तो उसके बाद फिर वलीमे के बाद रात को आपकी मुलाकात हुई दाऊद से? नहीं हुई? I waited for 2 days, 2 more days. I talked to people who had given me numbers और मुझे हिदायत दी कि आप दुबई के नंबर से बात करना, don't talk to us from Indian phone number. I tried and both days they said that होता है नहीं होता है, but I knew हम्म, कि शायद नहीं होगा. हम्म, So I'm not even for a very longer period of time. अजीता, एक क्यूरियोसिटी होती है आपको, क्योंकि आपने पत्रकारिता की उतने समय तक हम्म, और अदरवाइज ऑल्सो जब मुशर्रफ आगरा आते हैं समिट के लिए, जाते हैं और भारत आते हैं, तो अडवाणी जी उनको डॉजियर देते हैं और दाऊद का जिक्र होता है, तो 2 देशों के बीच में एक पर्सन की बात हो रही है. हम्म, So person has that kind of importance. हम्म. तो उस रिसेप्शन में आपको भारत से कोई और दिखा था? नहीं, जिसको You were the मैं only पहचानती, ये जिसको मैं पहचानती थी वैसे कोई लोग नहीं. हो सकते हैं हम्म, बाकी के लोग, अगर कोई ट्रेडर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बिल्डर है, कोई ये है, कोई वो है, तो सबको तो मैं नहीं जानती. हम्म. हाउ वुड आई नो. कोई और फेमिलियर फेस? पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, हम्म, क्योंकि जावेद मियादाद के जो कलीग है हम्म, वो थे. मुझे मेरे कैमरामैन ने बताया बाद में कि दुबई की रॉयल्टी भी आई थी. हम्म, सो हमने कोई किसी स्टिंगर को हायर किया था. ही वाज फॉरेन नेशनल, हम्म. तो उनके लिए आसान था बाहर से वीडियोग्राफी करना आउटसाइड गेट. तो उसने मुझे बताया कि देयर वाज अ रॉयल्टी, दुबई की रॉयल्टी आई थी. एंड देन लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट हयात में ही इज अ पार्ट ओनर एंड पार्ट ओनर इज दुबई रॉयल्टी. हम्म. So ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी. For a longer time he stayed there and I think he had a trading business, all sorts of connection. Not anymore. हम्म. मुझे जलियांवाला की बेटी, if I'm not forgetting, आसिफ ने बताया कि 2017-18 के बाद में डी कंपनी, दाऊद एंड कंपनी इज नॉट इन दुबई. दे हैड सम इशू विद द रॉयल्टी और पैसे का कोई मामला था और बहुत बड़े पैसे थे. चूंकि वो दाऊद डी कंपनी के पैसे थे तो पैसे तो नहीं खा गए, पर उस दिन के बाद से दे हैवंट स्टेप इनटू दुबई. अच्छा. दैट्स वो जलियांवाला का क्लेम था कि अभी आपको दुबई में होने. एंड ऑल्सो वी इंडियन एजेंसीज आर वेरी वर्किंग विथ वेरी क्लोज कोलैबोरेशन विथ दुबई नाउ. हम्म. सो मुझे नहीं लगता है कि यू वुड फाइंड डी कंपनी इन दुबई एनीवे. तो दाऊद अभी कहाँ है? पाकिस्तान नहीं है.
पाकिस्तान में नहीं है, बट बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि ही इज इन कराची, आपने वहां मुझे पर उसका पूछा- व्हाइट हाउस है। नहीं, कराची में नहीं, वो दुबई में था। हम्म, जब तक वो टेररिस्ट टैग नहीं लगा था तब तक सब कुछ बहुत ग्लैमर भरा था। हम्म, लोग जाते थे, कॉल आते थे, फिल्म स्टार गए हैं, बहुत सारे सिंगर्स गए हैं, बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटी जिनको फ़ोन आया। शायद उस समय थोड़ा सा रसूख था कि भाई हम इनको जानते हैं तो आपका थोड़ा बोलबाला होता था बॉलीवुड में भी। दैट वाज अ डिफरेंट फेज ऑल टुगेदर। एक भय भी था, यू वर कोर्स्ड, आपको फ़ोन आया और आप नहीं गए तो आपको डर लगता है कि आप नहीं जाओगे तो फिर क्या होगा। सो मैनी पीपल हैव गॉन, तब गए थे। हमने ही दिखाया था स्टार न्यूज़ पे, किसी जन्मदिन की पार्टी का फुटेज था, उसमें बहुत सारे हमने सिंगर देखे, बॉलीवुड पर्सनालिटी देखी। आपने फेमस शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में बॉक्स में आपने दाऊद की तस्वीरें देखी है। कुछ फिल्म स्टार भी बैठे थे वहाँ पे, सो यू सॉ देम वॉचिंग क्रिकेट इन शारजा। यस। सो तब तक सब सही था, पर 93 के बाद में इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू एसोसिएट। जब टेररिस्ट टैग लगता है तो फिर आप इस तरफ मुश्किल में हो अगर किसी का भी नाम आया कि आप उसके साथ हो। बट मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहती हूँ कि 93 में जो धमाके हुए जिसमें दाऊद का नाम आया, दाऊद को कहा जाता है कि वो मुंबई के लिए उसका दिल धड़कता है। अगर मुंबई के लिए उसका दिल धड़कता है तो वो इतने बड़े बम धमाकों को उसने कैसे अंजाम दिया और क्यों अंजाम दिया? इस सवाल के दो पहलू है। एक ये कि मैं रूबरू मिली नहीं हूं तो मैं बता नहीं सकती कि वो क्या सोचते हैं। पर जो दावे आए हैं अलग अलग जगह से, जैसे किसी दिन छोटा शकील ने मेरे से बात करते करते जो बातें बताई, या अभी मुंबई के रिटायर 2 पुलिस कमिश्नर है, एक डीजीपी है, जिन्होंने किताब लिखी है, पूरी घटना का विवरण है, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ। दे हैव रिटन अ पार्ट ऑफ इट। देन मूवी वाज मेड ऑन दी, ऐसे बताया जाता है कि ऑन हिज इंस्टेंस अ मूवी वाज मेड, ब्लैक फ्राइडे। सो करेक्ट कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं इस शहर को प्यार करता हूँ, अभी भी करता हूँ, और इसको मैं डैमेज नहीं कर सकता। लास्ट मोमेंट पे ही क्लेम टू विड्रू। राइट्स के बाद में जब मुस्लिम एरिया जो है, डोंगरी है, नागपाड़ा है, जो पूरा पोर्ट से लेकर मुंबई की साउथ मुंबई में जितने मुस्लिम एरिया है, सब फोन करते भाई व्हाटएवर, कंप्लेन करते हुए हमारे बहुत मारे गए, ये वो। सो आई थिंक इज थोड़ा सा भाईगिरी हुई, और यूपी से यहाँ वहाँ से हथियार भी आए, आरडीएक्स भी उतरा, ये सब तो हुआ। कोंकण स्ट्रिप पे उतरा, थोड़ा गुजरात पे उतरा, ये सब तो हुआ। दुबई में मीटिंग हुई, जो केस हुए उसमें मीटिंग में जाने वाले जो विटनेस थे उनके बयान भी है कि भाई हमारी मीटिंग हुई थी, ये वो। सो तब तक तो ही वाज इन्वॉल्व टिल दैट मोमेंट। अब कहे कि अप्रैल में ओरिजिनल धमाके होने वाले थे, डेट वाज सेट फॉर अप्रैल, क्लेम है, पर वो मार्च में हो गए। फिर आया कि जो एग्जीक्यूटर था वो मेमन फैमिली थी, माहिम में रहने वाले टाइगर मेमन की पूरी फैमिली थी। तो ये मेमन फैमिली या टाइगर मेमन ने पूरा एग्जीक्यूशन किया है, ये पूरे वारदात को अंजाम दिया। तो अब कहे कि मुझे पूछे बगैर ये हो गया, दिस इज अ क्लेम ऑन देयर साइड। एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ही वांटेड टू एब्जॉर्ब हिमसेल्फ। इंडिया टुडे को इंटरव्यू हुआ तुरंत ब्लास्ट के बाद में, लॉन्ग इंटरव्यू आया था, पूरा अपना वर्जन दिया, क्या हुआ, कैसे हुआ। इट वाज, मैं नहीं कह रही, इट इज ऑन रिकॉर्ड विथ इंडिया टुडे मैगजीन। मैंने नहीं किया था, इट वाज डन, ऑफिशियली है। फिर राम जेठमलानी से बात हुई,
फिर दिल्ली के एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उनसे बात हुई, उनसे मेरी भी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ फ़ोन आया था, पूरा मसला ये था कि उनको वापस आना था एंड ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये खबर आई थी कि खबर दाऊद नहीं, समर्पण करना चाहता है, ये आत्मसमर्पण करना खबर नहीं चाहता है, हकीकत है। हाँ। क्योंकि इट इज ऑन रिकॉर्ड। राम जेठमलानी ने भी रिकॉर्ड पे बोला, इंडिया टुडे मैगजीन में भी आया, आउटलुक मैगजीन में भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी आया। तो ये शीला रावल का दावा नहीं है, पर ये इट इज ऑन रिकॉर्ड बिटवीन 93 टू, जो मैं दो इंटरव्यू की बात, इंडिया टुडे का इंटरव्यू तो 93 के तुरंत बाद हुआ था, 93 94 में हुआ था तुरंत, एंड आउटलुक का शायद 6-7 साल बाद हुआ था। सो दावा है, और मुझे जो छोटा शकील ने बताया वो भी सच है। वो भी कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि हमारा वर्जन है, ओके, कि उनको बिना जानकारी ये एग्जीक्यूट हो गया। अजिता, वॉट एवर कुड बी द रीजन, पर अगर आप कंपनी चला रहे हो, आप आधे घटना को अंजाम दे चुके हो, आप मीटिंग कर चुके हो, आपने आरडीएक्स लैंड हुआ आपकी जानकारी के बिना, आपकी नहीं जानकारी के बिना। अगर टाइगर मेमन वाज योर लैंडिंग एजेंट इन मुंबई और महाराष्ट्र में, अगर वो है और वो डी कंपनी के लिए काम करता था और उसने इंडिपेंडेंटली निर्णय ले लिया आपके कहे मुताबिक, और उसने एग्जीक्यूट करवाया, लेकिन फिर भी यू आर रिस्पॉन्सिबल। एग्जैक्टली। आप अपने आप को कैसे उससे एब्जॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन तो, पर ये जो बात थी ना, इसीलिए फॉर अ वेरी लॉन्ग, ये याकूब मेमन को फांसी हुई तब तक दे वर वेरी होपफुल कि किसी दिन हम आएंगे, 6-8 महीने 12, मुझे जो बताया गया, मेरे से जो बातचीत हुई उसमें मुझे बताया था कि भाई हम आए तो साल भर में या 6 महीने में केस निपट जाना चाहिए, और उस कंडीशन पे हम आए, और लॉक स्टॉक बैरल सब आने को तैयार थे। दिस वाज, आई डोंट नो, दाऊद को वापस आना था, नहीं आना था, डी कंपनी के बाकी उनके भाइयों को आना था। छोटा शकील का नाम तो नहीं है बम धमाके में, बट ही टोल्ड मी कि सब आएंगे, बशर्ते जो कोर्ट में केस चल रहा है 20 साल तक ना चले। ये सारी बातचीत छोटा शकील के जरिए हुई? जी जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ना दाऊद वापस आया ना कोई और? सो जो लास्ट इंटरव्यू हुआ, डे आफ्टर याकूब मेमन को फांसी दी, उसके दूसरे दिन शकील से जो मेरी आधिकारिक बातचीत हुई, जो हमने एबीपी पे चलाई, पूरी दुनिया को दिखाई, इट वाज रिकॉर्डेड, तो उसमें आई थिंक द होप वाज लॉस्ट कि अगर किसी ने सरेंडर किया, याकूब मेमन was a family member. याकूब मेमन was, according to him, was not involved in the entire thing. एक भाई ने जो किया उसकी सजा उसके भाई को मिली, फैमिली को मिली, बाकी के लोग तो छूट गए, लेकिन एक भाई तो फांसी पे चढ़ा। तो आई थिंक सारी जो उम्मीद थी was dashed that day, कि अब अगर हम आए तो हमारा भी यही अंजाम होगा। That was convinced. Till that moment they were trying. Seriously trying, अजिता। अच्छा। Yeah. तो यू थिंक कि ये हमारे सिस्टम, हमारी एजेंसीज का एक ड्रॉबैक रहा कि अगर इतना बड़ा अपराधी वापस आने को तैयार है, सरेंडर करने को तैयार है, और एक उस जैसे कहते हैं कि आप उसको अश्योर नहीं कर पा रहे हैं? मेरे हिसाब से व्हेन यू आर आउटलॉ, और आप जब मोस्ट वांटेड हो और आपको टेररिस्ट का टैग लगा है, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू निगोशिएट, नॉट जस्ट इन इंडिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप निगोशिएटिंग पोजीशन पे हो ही नहीं। तो चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो इकबाल मिर्ची हो। इकबाल मिर्ची ने भी मुझे बोला, हम लगातार 9-10 दिन मिले, इंटरव्यू हुआ जब लंदन में, तब उसने मुझे बोला कि आई वुड कम
एंड ही सेड कि मैं 63 साल का हो गया हूँ और मुंबई की आर्थर रोड जेल में मैं रह पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता है. आई मीन समवन हु हैज बिकम अ बिलियनर एंड हैविंग अ लाइफस्टाइल, जो घर में बड़ी सी लंदन में कोठी में रह रहा है और घर में टेम्परेचर पूल है उसके, वो मुझे कह रहा है कि मैं 63 साल का हो गया हूँ और मेरी बूढ़ी हड्डियाँ जेल को झेलेगी कि नहीं, पर मुझे वापस आना है. तो ये क्या था कि दाऊद वापस आना चाहता था भारत, इकबाल मिर्ची 63 साल की उम्र में भारत वापस आना चाहता था? सी दिस इज, मैं आपसे आज एक बात कहना चाहती हूँ जो अमूमन कहीं बाहर नहीं आती है या डिस्कस नहीं होती है. नो क्राइम हैपन्स, और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, इन आइसोलेशन. हम्म. आप एक टापू पे नहीं रहते, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट बना के किसी एक देश में, 2 देश में, 5 देश में, 7 देश में अपना नेटवर्क फैला के काम कर रहे हो. जब तक आपको किसी की सपोर्ट नहीं है, एग्जैक्टली. आपके पीछे कौन सी ताकत खड़ी है जिसकी वजह से आप 8, 10, 15, 25 कितने देश की बात कर रहे हो, 11 मुल्क की बात कर रहे हो आप. तो अगर 11 मुल्क में आप अगर अपना सिंडिकेट चला रहे हो बिना किसी की जानकारी या सपोर्ट के, तो दुनिया में क्राइम और क्राइम सिंडिकेट कहीं आइसोलेशन में नहीं चलती अजीता. तो ये जो कहा जाता है, एक आम आदमी को भी ये बात समझ में आती है कि बिना पॉलिटिकल मदद के ये सब कुछ नहीं होता है. वही बात जो आप कह रही हैं. तो यानी कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो कोई भी आपकी पहुंच से बाहर नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो. ये सिर्फ पॉलिटिकल विल की बात नहीं है, आप इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की और कंडीशनिंग की बात कर रहे हो. ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, एक देश का, एक राज्य का पॉलिटिक्स नहीं है. आप महाराष्ट्र की बात करते हो और बहुत सारे नेताओं का नाम आता है. अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में, दिल्ली में, यूपी में कहीं डी कंपनी के नाम से कोई भी क्राइम होता है तो ये मान के चलिए कि उसमें लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट तो है. उसके बगैर रिमोट से कोई रिमोट कंट्रोल नहीं चला सकता जब तक आपके पास प्यादे ना हो ऑन ग्राउंड फील्ड में काम करने के लिए. तो वहाँ आपका सिस्टम है, वहाँ आपको सपोर्ट भी है. आप शायद वहाँ नेक्सस चल रही है, चाहे आप उस नेक्सस को कुछ भी नाम दे दो, पॉलिटिक्स है, पुलिस है, ये है, वो है, वॉट एवर इट इज. बट द वेरी फैक्ट इज कि कोई इतना दूर बैठ के आपके देश में क्राइम गुना करवा रहा है तो उसका लॉजिस्टिक सपोर्ट में प्यादे पीछे और प्यादे को सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं. तो इसीलिए वो क्राइम कर पा रहे हैं आपके देश में ना. और ऐसा नहीं है. यहाँ पे जब मैं बैंकॉक गई थी तो मुझे अजीता पहली बार पता चला, बैंकॉक की जो छोटा राजन की मैं रिपोर्टिंग करने गई थी, दैट चेंज माई परसेप्शन अबाउट ऑर्गेनाइज क्राइम. इंडिया का जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, सिंडिकेट चलती है, उसके लिए मेरा परसेप्शन बिल्कुल बदल गया, 360 डिग्री बदल गया. कैसे? फर्स्ट टाइम आई रियलाइज दैट हम जो बात करते हैं ना कि किसी की हत्या हुई, हाथ में छुरा देखा और किसी ने मारा तो आपने उसको पकड़ा, लेकिन मोटिव क्या है, पीछे कौन है, सुपारी किसने दी थी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किसने दी थी, ये सारी बातें आती है ना क्राइम में. तो उसी तरीके से जब कोई ऑपरेट करता है उसका मोटिव क्या है, कौन करवा रहा है, उनके हैंडलर कौन है, उनकी ताकत कहाँ से आती है, उनका माल लेता कौन है, उनका माल डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है. आप आर्म्स की सप्लाई कर रहे हो, आप ड्रग की सप्लाई कर रहे हो, आप फ्लैश ट्रेड में हो, आप धमाके करवाते हो, या तो आप टेररिज्म की एक्टिविटी करवाते हो. बिना नेटवर्क के, लॉजिस्टिक सपोर्ट के ये सारी चीज़ें नहीं होती. अच्छा, धमाके जब होते हैं या बड़ी कोई घटना या वारदातें होती है, उसका बिल्कुल जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होता है. क्या परसेप्शन बनाने के लिए कोई आप पे हमला कर रहा है? What is the message that every event, every such kind of instance, anyone
जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो क्या पॉइंट ड्राइव करना चाह रहा है, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, हैंडलर कौन है उसके। और दाऊद स्टैंड अलोन इतना पावरफुल हो सकता है, ये मानने का कोई कारण नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। कि पहले मैं बताती हूँ बैंकॉक में क्या हुआ। आई थिंक इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू नो कि मैं जब पहुंची और मैंने पूरी घटना को कवर किया, शूट आउट को कवर किया। आई वेंट टू द प्लेस, वेन्यू पे गई मैं जहाँ हत्या हुई थी। मुझे दूसरे ही दिन सारे फोटो मिले रोहित शर्मा का शव का, खून से लहूलुहान शव के फोटो जो हमने इंडिया टुडे में छापे थे। सो पुलिस, बैंक, थाई पुलिस वाज वेरी कोऑपरेटिव। आई हैड अ लोकल रेफरेंस हु हेल्प मी आउट। सो मुझे, मेरे लिए वो चीज़ खुली थी तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला एंड दैट्स हाउ आई कुड रीच। मैं हॉस्पिटल भी पहुंच पाई, कमरे तक पहुंच गई, देखा, बात हुई, सब वॉट एवर हैपेंड। पर तब मुझे पता चला कि जहाँ रहते हैं वो, इट वॉज अ वेरी वेरी प्लश एरिया। मतलब वो और सिक्लूडेड, गार्डेड प्लश एरिया। दिन दहाड़े 6 लोग आपके घर में केक देने के बहाने से आके अंधाधुंध गोली चला के जा रहे हैं और 2-3 हत्याएं हो जाती है, और वो प्लानिंग के साथ। और फॉरेन की, मतलब विदेश की धरती में ऐसा गुनाह करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपने ऐसा ऑपरेशन किया तो पीछे क्या था, मकसद क्या था? सिर्फ उसको मार देना था तो बच गए, और दूसरी बार भी बच के, हॉस्पिटल से भी बच के भाग गए। सो अकॉर्डिंग टू थाई पुलिस इट वाज समथिंग डिफरेंट। और जिस होटल में छोटा शकील रह रहे थे, और वो मुन्ना झिंगाड़ा जो जोगेश्वरी का मुंबई, मुझे नहीं पता था कि वो मुंबई का जोगेश्वरी का लड़का है। मैं तो इंटरव्यू करके आई, मेरे जब फोटो छपी इंडिया टुडे में, वहाँ के जो पुलिस सुपरिटेंडेंट चीफ थे उनकी ऑफिस में हमारे फोटो इंटरव्यू हुआ पुलिस के सामने, हथकड़ी में थे और इंटरव्यू हुआ हमारा। तब मुझे मुंबई पुलिस के डीसीपी ने बोला कि शीला तो मुन्ना झिंगड़ा को मिल के आई, कोई सलीम पाकिस्तान का नहीं है ये। अच्छा। तब मुझे पता चला कि जिसको मैं मिल के आई थी वो जोगेश्वरी का कोई लड़का है जिसका नाम मुन्ना झिंगड़ा है। पासपोर्ट जो मैंने देखा पुलिस के पास, इट वाज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। सो उस होटल में रोहित शर्मा और छोटा राजन एक्सरसाइज करने जाते थे जिस होटल में इनका रूम था। अच्छा। पूरी भूगोल अगर मैंने देखी तो इट वाज वेरी वेरी इजी टू किल हिम एनीवेयर ऑन द रोड, साइड में लेके। घर पे जाके 4 लोगों को मारने का, गोली बरसाने का कोई तुक नहीं बनता था अगर इट वाज जस्ट हिम। मारने का एक ही मकसद है तो। बट आई थिंक जब भी कोई वारदात होती है तो उसमें योर ड्राइविंग पॉइंट, आप संदेश देते हैं घटनाओं के बाद, तो पार्ट ऑफ इट। एंड देन आई गॉट टू नो कि आर्म्स बिजनेस की बहुत रेस है, ड्रग बिजनेस में है। देन आई गॉट टू नो कि ये लोग सिर्फ भारत की करेंसी नहीं भाई, ये सब सारे लोग जो हैं इंक्लूडिंग छोटा राजन, संतोष शेट्टी, सबके नाम दिए और बोले कि वहाँ का ड्रग जो बिजनेस है दे आर वेरी मच इनटू इट। थाईलैंड में बिना लोकल पार्टनरशिप के आप धंधा इंडिविजुअल नहीं कर सकते। सो विद थाई पार्टनर्स, और प्रॉब्ली किसी लड़की के साथ या किसी नॉन अकम्प्लिस के साथ धंधा होता है। दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि भाई ये धंधा। और उसमें कोई अमेरिकन मिले थे थ्रू पुलिस रेफरेंस। आई सस्पेक्ट इट वाज अमेरिकन इंटेलिजेंस, मुझे नहीं पता था। पर जैसे वेन्यू चूज किया और जो मुलाकात हुई उससे मुझे लगा, उसने कुछ और जानकारी दी। तब मुझे लगा कि जो मैं मुंबई के गैंग वॉर, अंडरवर्ल्ड जो अभी तक रिपोर्ट करते आई हूँ, इट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। द रियल क्राइम वर्ल्ड ऑफ दिस सिंडिकेट इज कंप्लीटली डिफरेंट। और ये भी पता चला कि कितनी इंटरनेशनल एजेंसियों के पीछे हैं, आगे हैं, पीछे, मतलब उनके सपोर्ट के साथ। यहाँ तक कि मुझे वहाँ सोर्सेज से पता चला कि एलिफेंट पास का जब ऑपरेशन हुआ था श्रीलंका में, तो एयर ड्रॉप हुए थे कुछ हथियार जो गलती से भारत की सीमा में आए थे। और एयर ड्रॉप हथियार कब होते हैं एलटीटी को पहुंचाने के लिए? जब आप डेस्परेट हो।
उस ऑपरेशन में आई वाज टोल्ड कि डी कंपनी का हाथ था। अब कहाँ लिट्टे, कहाँ डी कंपनी, एग्जैक्टली। कहाँ थाईलैंड। सो फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि जो मैं देख रही थी मुंबई से, बतौर मुंबई में पत्रकारिता करने वाली जर्नलिस्ट, जब मैं बाहर गई तो वर्ल्ड व्यू बहुत अलग था। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी डी कंपनी का हाथ है? जी जी जी। हाथ, एक फॉरेन ऑथर है जिन्होंने लिखा है, गिलबर्ट किंग उनका नाम है, तो उन्होंने जिक्र किया है कि श्रीलंका के एक मुस्लिम शख्स है जिसने पाकिस्तान सेंट्रीफ्यूज जो आपके न्यूक्लियर प्लांट में लगते हैं उस सप्लाई की थी, और उसकी लॉजिस्टिक दाऊद ने हैंडल की थी, डी कंपनी अच्छा। ने हैंडल की थी। यस। और उस शख्स के बेटी की शादी थी इंडोनेशिया में, तो डी कंपनी उसमें शामिल थी। दैट वाज रिटन बाय अ फॉरेन नेशनल, अ वेरी acclaimed journalist has written this. और ओसामा बिन लादेन से डी कंपनी का क्या कनेक्शन रहा है? अगेन अजीता, वो जो मुंबई में स्मगलिंग रूट बने थे, मतलब दो चीज़ समझने वाली है कि मुंबई की जो कोस्टल लाइन है और पोर्ट एरिया अंग्रेज़ों के ज़माने से इट बहुत इम्पोर्टेंट था। तो बंदरगाह के नज़दीक जो मुस्लिम घेटो बना है, जो हम डोंगरी, नागपाड़ा, भिंडी बाजार, जो भी एरिया हम बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ वर वर्किंग ऑक्यूपाइड। जो माल आया उसको अंडर हैंड डीलिंग करनी, डिस्ट्रीब्यूशन करना, पहुंचाना, वो सारा काम करते थे। दैट वाज अ मनी फॉर। जब गोल्ड पॉलिसी बदल गई 90s में और गोल्ड की स्मगलिंग में बहुत पैसे नहीं रहे, तब वही पॉइंट्स जो स्मगलिंग के थे, नेटवर्क था, उसका ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होने लगा। और 93 में आपने देखा कि वही स्मगलिंग रूट का इस्तेमाल हुआ आरडीएक्स को लैंड करवाने में, हथियार लाने में। सो जो वो नेटवर्क बना हुआ था विद अलोंग विद द पाकिस्तानी एंड फॉरेन अदर क्रिमिनल सिंडिकेट, ये पूरा नेटवर्क आपको अरेबियन सी में काम करता हुआ नजर आया। उसी तरीके से जो गोल्डन क्रेसेंट हम जिसको बोलते हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, बर्मा, इसको ड्रग के और हथियारों के गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं धंधे के लिए। तो उसमें नाम आया है कि जो अफगानिस्तान का जो ड्रग है वो दुबई जाए, और दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग होती थी पैसे की। दैट वाज ऑल हैंडल्ड बाय डी कंपनीज लॉजिस्टिक्स। That's how D company was involved with Osama bin Laden. शीला रावल का क्लेम नहीं है। वेरी रिनाउंड वॉशिंगटन से निकलने वाली एक एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस वीकली है, उसके एक ऑथर है। इन्होंने पूरा ड्रग के बिजनेस के और गोल्डन क्रेसेंट में, और ये ओसामा बिन लादेन, दाऊद वाज नॉट अ फोकस ऑफ द आर्टिकल, ओसामा बिन लादेन का ड्रग नेटवर्क की बात थी, उसमें डी कंपनी का नाम आया था। एंड सब्सिक्वेंटली आई हैपन टू मीट दैट ऑथर। फिर उन्होंने बहुत सारी बात बताई कि ये सारा नेटवर्क का उपयोग कैसे होता है। और ये भी कहा जाता है कि एक समय था जब जो दुबई का बुलियन मार्केट है उस पर दाऊद का दबदबा था। जो गोल्ड प्राइसेस थी वो दाऊद की मर्जी से खुलती थी। आप मुझे एक सवाल का एक जवाब दो। मुंबई का एक लड़का, चाहे आप हाजी मस्तान ले लो, चाहे आप करीम लाला ले लो, आप चाहे उस जमाने के जितने डॉन है, उसके बाद में पठान गैंग और डी कंपनी का आमना सामना हुआ, ये सारा इतिहास है मुंबई के अंडरवर्ल्ड का। दुबई से जब सोना आता या गल्फ से सोना आता, कौन सप्लाई कर रहा था? ट्रेडर्स कौन थे? रिसीव कौन करता था?
ये लोग जब सोना लाते थे स्मगलिंग करके, कौन खरीदता था? भाई मुंबई के और हिंदुस्तान के बुलियन ट्रेडर ही खरीदते होंगे ना, और देने वाला भी कोई था ना। हम अब तक जो बात कर रहे हैं अजीता, वो तो हम मिडल मैन की बात कर रहे हैं। करेक्ट। दाऊद तो सोने की खान से सोना निकाल के इंडिया सप्लाई नहीं करता था ना। सप्लाई और डिमांड के पीछे भाई वो मेजर डिस्ट्रीब्यूटर था, स्मगलर था। कोई भी, फॉर दैट मैटर, वरदा राजन ले लो, हाजी मस्तान ले लो, करीम लाला के पठान गैंग ले लो, जो भी स्मगलिंग करते थे, इकबाल मिर्ची ले लो, सारे। पर अब तक जितना भी मैंने मुंबई में पत्रकारिता कितनी लंबी 2 दशक की, और मैं सारे डोजियर पढ़ चुकी हूँ इनके सारे। तो मैं कह रही हूँ जो पुलिस की किताब में, जो पुलिस की रिकॉर्ड पे है, उसमें दे आर डिपिक्टेड एज स्मगलर। देन गैंग वर्ल्ड जब वॉर हुआ तब दे आर मर्डरर्स। देन 93 आया तो दे बिकम टेररिस्ट। इकबाल मिर्ची भाग गया तो यूएन में जब पता चला कि वो ड्रग किंगपिंग है, तो हमें पता चला कि अच्छा दुनिया में कोई सबसे बड़ा ड्रग। भाई यूएन के किताबों में जब आप चढ़ते हो तो आपका कुछ तो रोल होगा, तभी तो आपको वहां फंसाया या आप फंसे हो। और आप लंदन में रह रहे हो सिर्फ कागजी वीजा के साथ, आपकी पत्नी ब्रिटिश नेशनल है पर आपको पासपोर्ट नहीं मिला है, तो बिना लंदन की मर्जी से कोई रह सकता है क्या? और फिर भी आपका नाम बतौर स्मगलर, ड्रग स्मगलर आता है किताबों पे। एक्सप्लेन मी दिस। अगर आप किसी देश में रह रहे हो और आप वहां की तो एजेंसी को, पुलिस को, सबको पता है कि इसका एड्रेस क्या है। करेक्ट। क्या यूएन में नाम चढ़ा तब अमेरिकन एजेंसी को नहीं पता था कि कहाँ रहता है? He's never changed his house. बुलियन की प्राइस खोलने वाला एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है क्रॉफर्ड मार्केट के पास। तो धमाके के बाद हम सब टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर वहाँ गए थे। हमारा यूजुअल खाने पीने का सबसे नज़दीकी रेस्टोरेंट थी, तो हम सब बैठे थे। तो जो मालिक है उनको भी पता है कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया से आए हैं। तो उसने मजाक में बोला कि लड़का लाइन से चला गया, अगर वो सही इस्तेमाल करता अपने दिमाग का तो ही कुड हैव बीन वन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया। कि वो आउटलाइन पे चला दाऊद के लिए। हाँ, अपने एरिया से लड़का है, जानते होंगे, बुजुर्ग थे, अब तो रहे नहीं वो, तो बुजुर्ग थे तो जानते होंगे। तो बता रहे थे कि अगर सीधी लाइन से चलता तो कुछ बन ही जाता लाइफ में, पर अब लाइन टेढ़ी हो गई उसकी, क्राइम में चला गया। तो देखो ये हाल, ये हश्न हुआ। तो आपने मुझे पूछा बुलियन के, ये मुझे दाऊद बरेलवी मुसलमान है, कोंकण के मराठी मुसलमान, उनके पिता जो कांस्टेबल थे मुंबई पुलिस में, उनकी पीर मुंबई में जो थे उनमें बहुत श्रद्धा थी, तो दरगाह जाते थे। और अभी मैंने किसी सीपी की एक किताब आई और उसमें पढ़ा कि फलाने पीर जो थे दोनों बच्चों को ले गए, दाऊद के बड़े भाई थे शबीर, और उनको और बताया तो तब वो पीर साहब ने बोला कि बड़े की तो आयु नहीं है, वो ज़्यादा जिएगा नहीं, और तुम्हारा दूसरा बेटा बहुत बड़ा नाम करेगा। नाम या बदनाम तो नहीं पता था, पर नाम करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दैट वाज अ प्रोफेसी। ये मुंबई पुलिस के सीपी ने अपनी किताब में लिखा है। तो अभी भी उनकी श्रद्धा है, मतलब अजमेर शरीफ जाना या कलियारे शरीफ जाना, तो मुझे तो कोई कहता है, दावा भी ऐसा है कि उनके परिवार आते रहते हैं 2 जगह। कितना सच मुझे नहीं पता है, पर इवन टिल डेट। अच्छा। और जब भी उनका जन्मदिन होता है विच इज इन दिसंबर, तो उनके नाम की देग भी चढ़ती है इंदरगांव में। तो ही बिलीव्स इन पीर एंड दरगाह। तो अंडर एक हवलदार का बेटा तो मुझे अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया, तो प्रोफेसी तो सच हो गई। सच हुई। और मुझे किसी ने बोला, उसी में से किसी ने बोला,
जो उनको जानते हैं बहुत सालों से कि भाई ये तो दाम भी खोलते हैं, आप क्या जानो। अच्छा। हाँ, तो मैं दावे के साथ तो नहीं बता सकती, पर किसी सोर्स ने जो उनको बहुत करीब से जानता है उन्होंने मुझे बताया था। हम्म, तो एक समय पे मैं कह रही हूँ कि 2005 में मैं जब दुबई गई, तो अगर रसूख ना होता है उस इंसान का, तो दुबई जैसी जगह पे खुलेआम दुनिया के सामने वलीमा तो नहीं होता। हम्म, तो दुबई में रसूख तो था, और रसूख तब तक नहीं हो सकता है जब तक लोकल अथॉरिटी या पावर्स दैट बी आपको सपोर्ट ना करे, या आपकी और उनके रिश्ते अच्छे ना हों। हम्म, बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि दाऊद जो है वो ना तो दुबई में है ना पाकिस्तान में है, तो सोर्सेज क्या बताते हैं कहाँ है दाऊद? कहीं तो दावे के साथ तो मैं कैसे कह सकती हूँ, पर आई थिंक ही इज इन समवेयर इन अफ्रीकन कंट्रीज। एजेंसी का मानना है कि कहीं वो चाइना में है। और अजीता कुछ साल पहले जब मैं 26/11 के धमाकों की कुछ इन्वेस्टिगेशन करने थाईलैंड बैंकॉक गई थी, तब मुझे पता चला कि थोड़ा सा इंटरनेशनल सीन बदला है अभी। और जो वेस्टर्न एजेंसी, अगर आप उसामा बिन लादेन की बात करते हो, और पाकिस्तान में आईएसआई और दाऊद का जो हम संबंध अभी तक बताते आए हैं, अभी भी बता रहे हैं, अगर इतना उनका थिक कनेक्शन है, तो मेरा मानना है कि आईएसआई को पैदा किया ब्रिटिशरों ने, MI6 ने, तब जब पाकिस्तान बना तब से लेकर। और CIA, आपको पता है कि अमेरिका का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है पाकिस्तान में। तो ये दो बड़ी एजेंसी के बगैर तो आप इंटरनेशनल मार्केट में घूम नहीं सकते। पर जब मैं बैंकॉक गई थी, और वहाँ मुझे सोर्सेस ने बताया कि अब दाऊद वेस्टर्न एजेंसी से कटा हुआ है और वेस्टर्न एजेंसी ढूंढ रही है उसे। अच्छा। हाँ, तो कुछ ऐसा हुआ है। हम्म, एंड प्रॉब्ली फिर मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मुझे किसी ने मैसेज तो ABP न्यूज़ को आया था, और चूंकि मैं इन्वेस्टिगेशन हेड करती थी तो मेरे पास वो मैसेज आया कि रशिया में छोटा शकील की हत्या हो गई है। ऐसा कुछ मुझे क्लिप किसी ने भेजा। हम्म, मेरी इन्फॉर्मेशन और हंच बोल रही थी कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा चेक किया, लगा कि झूठ है। देन आई गॉट टू नो लिटिल लेटर, जो बैंकॉक की मैं बात बता रही हूँ, कि रशियन एक आर्म्स डीलर है, विक्टर बाउट, जिसको अमेरिकन एजेंसी पकड़ के अमेरिका ले गई थी। और फिर कुछ साल पहले जब अमेरिका और रशिया की क्रिमिनल की अदल बदल हुई, उसमें विक्टर बैनर्जी को छोड़ा गया था, सॉरी, विक्टर बाउट को छोड़ा गया था। तो 2-3 ऐसे वाक़ये हैं कि विक्टर बाउट की जो एयरलाइंस चलती थी उसमें, और उसकी आर्म्स डीलिंग में वाया चियांग माई या वाया थाईलैंड दाऊद का कुछ हाथ है, डी कंपनी का कुछ हाथ है, ऐसा रेफरेंस मिला। तो तब मुझे ये पता चला कि वेस्टर्न एजेंसी से वो कटे हुए हैं। एंड वो उस बात मुझे सच तब लगी जब जाबिर मोतीवाला को लंदन में पकड़ा गया। हम्म, और इमरान खान की तीसरी पत्नी जो पत्रकार थी, उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि जाबिर की और डी कंपनी के दिन लंदन में अच्छे नहीं है, द अथॉरिटीज आफ्टर देम। हम्म, तो अजीता, उसका मतलब ये होता है कि कहीं तो कन्नी कटी है। हम्म, और ब्रिटिश एजेंसी, यूरोपियन एजेंसी, perhaps even American agencies, they are after them. और दाऊद का रशिया चाइना कनेक्शन या कोरिया कनेक्शन जब सामने आता है, हम्म, तो पूरी दूरी बदल गई है उनके लिए। सो पाला बदला है, तो अब वो कैसे और कहाँ है, दैट इज लिटिल अननोन। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारे सोर्सेज बोलते हैं कहीं चाइना में,
मुझे जब लास्ट फोन आया था तो उसमें कोरियन नंबर था हम्म, और मेरे किसका कुछ फोन आया सोर्स था? छोटा शकील का। छोटा शकील से आपकी बहुत बार बात हुई है? ही वुड कॉल। एवरी टाइम? हाँ, किस लिए? पर अपने बात रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। कोई कॉल जब गैंगस्टर का आता है तो अजीता बिना मकसद नहीं आता है। मेरे से दोस्ती थोड़ी है। हम्म, मैं किसी मैगजीन में इम्पोर्टेंट भारत के मैगजीन में किस पद पे बैठी हूँ और मेरे कामकाज को वो देखते आए हैं और अगर उनको मेरे कामकाज, मुझे नहीं, मेरे कामकाज पे भरोसा है और मैं जो लिखती हूँ उसके वो साक्ष्य रहे हैं तो ही चोज टू टॉक टू मी। मैंने फोन नहीं किया है। तो कब कब वो इम्पोर्टेंट मौके थे व्हेन छोटा शकील वुड कॉल यू? जब बुकियों के झगड़े हुए हैं, जब मुंबई में क्रिकेट में नाम आया था बहुत सारा, आपको पता है, क्रिकेटरों के भी नाम आए थे उसमें, मुंबई के बुकियों के भी नाम आए थे। फिर उसमें किसी जो सामने, बुकिंग इज अ माइंड बॉगलिंग वर्ल्ड बिजनेस। हम्म, हजारों करोड़ों में होता है, अभी भी होता है। हमारे यहाँ इलीगल है पर दुनिया में बहुत जगह वो लीगल है और क्राइम सिंडिकेट उसमें बिल्कुल डूबी हुई है। जो साउथ ईस्ट एशिया की क्राइम सिंडिकेट है, मतलब डी कंपनी से लेकर आप कोई भी नाम लो, पर डी कंपनी में पिछले 20 साल से, जब से मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ 30 साल से, तब से तो मैं देख रही हूँ कि हाँ, मुंबई में जितने बुकी है ये डी कंपनी का है, ये छोटा राजन का है, वो फलाने का है, वो डिमके का है। तो इट्स अ क्रॉस कनेक्शन विद ऑल द बुकीज। तो एक कोई बहुत बड़ा सौदा हुआ था और उस सौदे में शायद कहीं फिक्सिंग हुई थी तो शकील ने सौदा फोक कर दिया और फिर सारे बुकियों की मीटिंग किसी मड आइलैंड की होटल में बुलाई थी। अच्छा। हाँ, दैट वाज ऑन रिकॉर्ड। तो जब वो न्यूज आई उसके बाद में उसका फोन आया था अच्छा। कि भाई एक वर्जन ये है तो मेरा वर्जन भी तो ले लो, हमें क्या बोलना है वो भी तो बोलो। सो वो ये भी कह सकते हैं कि आईपीएल जब शुरू हुई तो मैं ललित मोदी को मार दूंगा, उसने ये किया। तो अब ललित मोदी ने आईपीएल में क्या किया वो शायद आप और मैं नहीं जानते, पर एक जो ऐसी दुनिया है जिसमें अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो क्रिमिनल सिंडिकेट का एक इम्पोर्टेंट बंदा मुझे बता रहा है कि भाई उसने ऐसा किया है तो मैं उसको मार दूंगा। ये इंटरव्यू हम चला चुके हैं, इसलिए मैं आपको जिक्र कर रही हूँ। आज मैंने आपसे जो भी बात करी या मैं जब भी बोलती हूँ, एवरीथिंग दैट आई सेड इज ऑन रिकॉर्ड, आइदर ऑन पुलिस रिकॉर्ड और इन मीडिया। मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं बता रही हूँ जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो। और कोई क्राइम सिंडिकेट का इंसान जब आपको चूज करता है बात करने के लिए तो आपके मीडिया को दिखता है आप कहाँ बैठे हो। अगर मैं एबीपी में बैठी हूँ, अगर मैं स्टार में बैठी हूँ, मैं स्टार से दुबई में वलीमा कवर करने गई थी, वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदी चैनल। और जो आपने कहा कि इकबाल मिर्ची वाज एक्चुअली जिसको कहते हैं तड़प थी उसके अंदर वापस भारत हाँ आने हाँ, की। मैं तो आई वॉज वन ऑफ देम। ऐसा कौन नहीं था जिसको, आई थिंक ही टॉक टू सम पुलिस, टू माई नॉलेज ओहदे पे बैठे कुछ पुलिस अफसरों को भी उसने बात की थी कि साहब मैं आना चाहता हूँ। मैंने भी बात हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाई थी। सो द गवर्नमेंट मस्ट बी हैविंग सम रीजन नॉट टू टेक हिम बैक व्हेन दे आर वर्क। मैंने आपको कहा कि वो लंदन में है और लंदन की जानकारी के साथ लंदन में है। एक चीज उसने मुझे, हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया और फिर हम फुटेज ले रहे थे रॉ, तो हम उनके गार्डन में घूम रहे थे। सो probably it could be on my hot mic also, but he told me, मैंने बोला आपके तो बड़े दोस्त होंगे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी गोरे को ट्रस्ट नहीं करता। देन he said शीला मुझे लाल पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट इज रेड पासपोर्ट। he said मेरे को लाल पासपोर्ट नहीं चाहिए।
अगर मैं मरूं हम्म। तो मैं अपनी जमीन में मरूं, अगर मुंबई की जेल में भी मरूंगी तो मंजूर है। तो गैंगस्टर्स को भी उसके अपनी जमीन से जुड़ने की तड़प हाँ, होती बहुत है। बहुत बहुत बहुत, दैट्स ट्रू। यही कारण था कि दाऊद भी वापस आना चाहता अरे था, और भाई, यही कारण था बॉम्बे कि डक इज एक मुंबई की डिश है, बॉम्बे डक बोलते हैं उसको, वेरी फेमस। तो इकबाल मिर्ची अगर कोई भी मुंबई से लंदन जा रहा है तो उसको बोलता कि मेरे लिए फलानी जगह से बॉम्बे डक ले आना। अच्छा। हम्म। And I have heard similar kind of things for Daud also. And I read in this book कि दाऊद कि इब्राहिम कास्कर जब बीमार थे और बेटा बहुत कुछ बन चुका था और व्हाइट हाउस जैसे घर में रह रहा था, पर पुलिस में रह चुका, ये ये मैंने पढ़ा, जो मैं आपको बता रही हूँ कि पुलिस में रह चुका जो शख्स था उसको शायद दुबई में नहीं मरना था। सो फ्रॉम हॉस्पिटल बेड ही सेड कि मेरे को वापस जाना है। एंड देन ही कम्स बैक एंड देन ही डाइज इन मुंबई एंड ही सेड मेरे को बड़ा कब्रिस्तान में वहीं दफन करना है, जहाँ शबीर को दफनाया, परिवार के बाकी के लोगों को दफनाया, वहीं मेरा दफन। उस जनाजे में उसके परिवार के बाकी के लोग तो थे, लेकिन दाऊद वाज, तब आपके पास मोबाइल फोन नहीं था, तो बाकायदा वीडियो हुई एंड दूसरी फ्लाइट में कोई दुबई गया बिकॉज ही वांटेड टू सी इट, दो ही वाज ऑन फोन बट स्टिल ही वांटेड टू सी। कि अफसोस की बात है कि पिताजी के अंतिम क्रिया में वो नहीं पहुंच पाए। सो this is, and one more thing which is very little different than other people, कि मैंने दाऊद की अगर क्राइम जर्नी और ये दो जो सीपी ने किताबें लिखी है उनको पढ़ने के बाद में, और मेरा जो 3 दशक का ऑब्जर्वेशन है उसके बाद में मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बात मुझे जब भी इंटरव्यू होते ना डी कंपनी से या छोटा शकील से बात होती, वन थिंग वाज वेरी क्लियर, पुलिस को दूर रखो, मतलब डोंट, हमला ना करे, वो ना करे। सो डिपार्टमेंट बोलते, पुलिस नहीं, दे वुड से डिपार्टमेंट। सो एक इब्राहिम कास्कर का जो डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट उनके जहन में तब तक था कि इट वाज डिपार्टमेंट, और पुलिस को कैसे तोड़ा, कहाँ से तोड़ा, धंधे कैसे हुए, बुटलेगिंग कैसे हुई, शराब का धंधा कैसे, स्मगलिंग का धंधा कैसे, बाकी का कामकाज कैसे होता था, लैंड डीलिंग कैसे होती थी, उसमें नेक्सस वाज वेल ऑयल्ड। पर ये बात हमेशा से रही है। सो आई थिंक वो जो पुलिस और चोर पुलिस का जो बीच का थ्रेशोल्ड है ना, दिस मैन वाज ऑन द मिडल ऑफ दैट थ्रेशोल्ड ऑलवेज, आई गेस टिल टुडे। ओके। और आपने जो कहा कि आज भी दाऊद का परिवार और शायद दाऊद भी दरगाह पर आते हैं, सुना है, मैं दावे के साथ कैसे कह सकती हूँ, जब तक अजीता प्राइमरी इंफॉर्मेशन ना हो। मेरी पत्रकारिता और इन्वेस्टिगेशन का एक उसूल है कि जब तक आपको हॉर्सेस माउथ से ना पता चले या पुख्ता सबूत ना हो, तब तक तो वो दावा ही होता है। पर दाऊद गणपति उत्सव में, गणपति हाँ, पूजा में भी यकीन बिल्कुल, रखता है, बिल्कुल। तो दाऊद का ये गणपति कनेक्शन क्या है? कोकण, महाराष्ट्र, मुंबई। मैं किसी 1-2 एस्ट्रोलॉजर को जानती हूँ जिन्होंने दाऊद के लिए पूजा भी करवाई थी किसी जमाने में। अच्छा जी। सो एक बात ये भी मैं हमेशा से सुनती हूँ कि जो चेस्ट मुसलमान है उसमें वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि आप दरगाह को मानते हो, आप सूफीज़म की और ज़्यादा हो, तो आप न घर के हो न घाट के हो मुसलमानियत में, उस चीज़ में, क्योंकि आपकी श्रद्धा बहुत अलग अलग है। सो एक मुंबई में रहने, महाराष्ट्र से मुंबई का जो रिश्ता रहा है, पूरी कोस्टल लाइन टिल गुजरात, मतलब शराब का ज़्यादातर धंधा जो उस ज़माने में स्मगलिंग होती थी वो तो गुजरात ड्राई स्टेट था, तो वहाँ पर भी होती थी, और बड़ौदा की जेल में, अहमदाबाद, या हर जगह दाऊद को पकड़ा गया है और जेल में
डी कंपनी के बड़े सारे गैंगस्टर रह चुके हैं, तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि इट वाज एंटायर कोस्टल फ्रॉम गोवा टू गुजरात। पूरी जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर गुजरात के स्मगलर का जब नाम आता है, शुक्र बखिया या जो भी लल्लू जोगी जिसके भी नाम आते हैं, तो उनके साथ भी कनेक्शन, फिर इसके साथ अलायंस करो, फिर वहाँ करो, फिर इनका दुश्मन बना, वो दैट वाज ऑल गैंग पॉलिटिक्स वेंट ऑन फॉर एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स, जब तक स्मगलिंग चल रही थी। तो ये जो मुंबई में रहता है और मुंबई में जो त्योहार मनाते हैं, दैट रिमेन्स विथ यू आई गेस। तो गणपति इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र। अगर हम बॉलीवुड का जिक्र नहीं करेंगे तो दाऊद का जिक्र अधूरा रहेगा जी। और अंडरवर्ल्ड का जिक्र अधूरा रहेगा। तो गैंगस्टर्स का, खासकर दाऊद का, बॉलीवुड को लेकर काफी फिक्सेशन रहा है। तो ये जो फिक्सेशन है, किस तरह से डी कंपनी ने या खासकर दाऊद ने इन्फ्लुएंस किया बॉलीवुड को, और उसमें दाऊद और मंदाकिनी को लेकर काफी एक समय में बहुत चर्चे हुए, बहुत किस्से चले, वो क्या था वो स्टोरी? राम तेरी गंगा मैली आई थी एंड शी बिकेम सुपरस्टार, सेंसेशन ओवरनाइट। और कट्टू हमने उसको देखा शारजा में सिटिंग नेक्स्ट टू दाऊद, स्टेडियम में हमने देखा तस्वीरों में। सो तब से बात हो रही है कि ही वाज बिसॉटेड विद द ब्यूटी एंड जितनी भी फिल्में हुई वो हुई, उसके बाद में शी ऑल्सो विल्टेड, कभी बैंगलोर में और फिर मुंबई में। मैं हाल फिलहाल मतलब कुछ साल पहले जब वो मुंबई वापस आई थी तब मैं मिली थी उनको, कन्विंस करवाया था कि आप इंटरव्यू दीजिए हमको। सो मैं 1-2 बार उनसे मिली थी। अभी उनके कोई पति हैं जो फिल्म बनाना चाहते थे, तिबेटन है वो, पहले मॉन्क थे एंड नाउ दे हैव अ ब्यूटीफुल लिटिल डॉटर। मैं जब मिली थी तब, और एक बेटा भी है, बेटा बहुत बड़ा है। सो कहीं लिखित रिकॉर्ड तो नहीं है कि दो ने शादी की नहीं की, कहाँ थे नहीं, पर ये जो छुट-पुट के जितने चीज़ बाहर आई है उससे पता चलता है कि एक नाम उनके साथ हमेशा से जुड़ा रहा, मंदाकिनी के साथ। और बॉलीवुड में तो अजिता पूरा 90 का दशक ही उसमें गया। तो हाजी मस्तान से शुरुआत हुई कि फिल्म इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करना या उनके जीवन पे फिल्म बनाना, जो मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, दैट्स फेमस डायलॉग, दैट्स सपोज्ड टू बी हिम। वो वुड पॉलिश करते थे या वो साइकिल रिपेयर करते थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट तमिलनाडु से आया हुआ एक लड़का रास्ते पे काम कर रहा है, फिर वो जो अपनी कहानी बताता है, सो ग्लैमर का वास्ता दूर रहा है। और करीम लाला, मैं सुनती आई हूँ कि वो जब मुंबई आए तो एक मकसद ये भी था, ही वाज गुड लुकिंग गाय, 6 फीट प्लस थे, गोरे चिट्टे दिखने वाले, हट्टे कट्टे थे, तो उनको भी फिल्मों की तरफ अट्रैक्शन था, एक ग्लैमर तो था कि वो हीरो बनने के लिए आए, बने नहीं बने। पर ये बात मैं सुनती आई हूँ कि हाँ, एक एंगल ये भी है। और फिर कभी ये भी सुना था कि जो हेलन है उनको कोई परेशान कर रहा था, उस ज़माने की बात मैं कर रही हूँ। तो फिर किसी ने फ़ोन किया, हाजी मस्तान ने, करीम लाला ने, कि भाई जस्ट गेट आउट ऑफ हर लाइफ। सो तब से लेकर आज तक जब डॉन बनती है या कोई अंडरवर्ल्ड पे फिल्में बनती है, तो मैं सुनती आई हूँ कि उनका इन्वॉल्वमेंट है। पहले बहुत बहादुर थे, कैश में पूरा बॉलीवुड का धंधा चलता था, तो पीछे से ब्लैक मनी पंप करते थे। अब आज पूरा व्हाइट में हो गया है, बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती है, तो जो इन्वेस्टमेंट आता है मैं सुनती हूँ कि वो व्हाइट में आता है, फॉरेन कंपनी से आया या हवाले से आया, किसी से भी आया, कैसे भी आया। सो मैं तो सुनती हूँ कि आज भी बॉलीवुड में कुछ-कुछ बैनरों में उनके पैसे लगते हैं और उनकी कहानी, उनकी साइड होती है। और दाऊद के भाई नूरा ने तो
2-4 गाने भी लिखे थे फिल्मों में। हम्म, तो फैसिनेशन बॉलीवुड की तरफ हमेशा से रहा है। तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी आप सेम सुनते हो कि वहाँ पर भी है, हम्म, पैसे डालते हैं। जब हम्म, आदमी के पास पैसा आता है, एंड आई थिंक दाऊद इज़ वेरी फिल्मी। अच्छा। हाँ, ही इज़ वेरी, वेरी फिल्मी। हिज फ्लैम्बॉयंस, हिज स्टाइल, फिर कमिटमेंट वाली बात, अच्छा। ज़बान दे दी वाली बात। हम्म, तो ये बात बहुत अ, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगती है कि जितने क्राइम वर्ल्ड से ऐसे मैंने डॉन को देखा है ना, सारे वो ईमान धर्म की बात करते हैं। हम्म। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती थी, आप जितने भी क्राइम वर्ल्ड के डॉन से मिली, उनमें क्या वो चीजें थी जो आपको कॉमन लगी? मैं कह रही हूँ ना, ईमान धर्म की बात, मतलब ईमानदारी। धंधा काला, पर काले धंधे में ईमानदारी। और अगर आपने बेईमानी की तो उसकी सजा मौत। देयर इज नो वे यू कैन लिव। कुछ एक आध किस्सा ये सीपी की किताब में बड़े सारे किस्से, उसमें से ये भी था कि बड़े बड़े लोगों ने बोला इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको नहीं मानना है। ही सेड नथिंग डूइंग, इसकी तो सजा होनी होनी है। सो इट्स अ कोड रेड, अनरिटन रूल है। कमिटमेंट दी तो दी, हाँ। नहीं तो फिर उसकी सजा मौत। और ये भी मुझे ये जलियांवाला की बेटी ने मुझे बताया था, और उसका दावा था कि जो क्लिफ्टन का घर था, हम्म, आई थिंक धमाकों के बाद में दुबई से कराची जाने का जो निर्णय था, देवर इट वाज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय पाकिस्तानी स्मगलर फ्रेंड्स, हम्म, दाऊद स्मगलर नेटवर्क एंड फ्रेंड्स, प्लस आईएसआई। सो शायद कि दुबई तक भारत पहुंच पाए तो आप पाकिस्तान में ज़्यादा महफूज हो। एंड दैट वाज अ डिसीजन दैट ही टुक, इट सील्ड हिज फेट फॉरएवर, जो पाकिस्तान कराची जाने का। हम्म। और फिर ये लड़का मुझे बता रहा है कि आपको पता है वो क्लिफ्टन का घर तो हमारा था, मेरे पिताजी ने उनको ये घर दिया। किसने बताया? ये जलियांवाला के बेटे ने, आसिफ ने, अच्छा। कि जो घर में वो रह रहे थे, क्लिफ्टन का फेमस एड्रेस हम बताते हैं डॉजियर पे, वो हमारा घर था, हमने उनको दिया था। मीनिंग पाकिस्तानी स्मगलर who had a house in a very plush defense colony, वो कह रहा है कि वो घर तो हमने दिया था एज अ सेफ हाउस। अच्छा। और फिर वो जहां जहां गए, अब तो अगर फोर्ब्स मैगजीन आपका क्रिमिनल में नंबर देता है, आप 1 से 10 क्रिमिनल में आपका नंबर आया है, और आप 16 बिलियन के ब्रैकेट में आते हो, तो आपकी हैसियत बहुत अलग हो गई है ना। ये जो मैं आपको बात बता रही थी उसमें कि जैसे इकबाल मिर्ची था, तो उसकी ग्रैंड डॉटर को लेकर मेरे साथ बगीचे में घूम रहा था, तो मुझे कहा कि देखो मुझे वापस आना है। मैंने कहा क्यों आना है आपको वापस? आई वाज क्यूरियस कि वो जेल में क्यों जाएगा इतनी लाइफस्टाइल छोड़ के। सो ही सेड इन लोगों के लिए, कि बच्चे को तो अभी मैं नार्कोटिक किंगपिंग ये वो उसका बेटा बताया है, पर मेरे बच्चे बड़े होंगे और बच्चे के बच्चे बड़े होंगे तो वो भी, तो आई थिंक इनहेरेंट सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की किसी ह्यूमन को, और जब आपके पास बहुत पैसा आ जाता है तो भूख होती है कि यू शुड बी एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। तो किसी भी गैंगस्टर के अंदर आपको ये पछतावा नजर आया कि ठीक है, एक वक्त, परिस्थिति या मर्जी जो भी कहिए, जिस भी नहीं, बदौलत ये क्योंकि लोग यहाँ तक पहुंचे, बट अगर चीजों को अंडू करने कहा जाए, देन दे वुड नॉट वांट टू बी गैंगस्टर अगेन? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आई थिंक वो अपनी जर्नी में इतने आगे निकल गए हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। बट वो इसीलिए चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी लेगेसी नहीं, आगे किसी बढ़ाएं। के बच्चे नहीं, मैं वही बोलने जा रही थी आपको, किसी के बच्चे नहीं है, किसी के नहीं। दाऊद के बच्चे नहीं है। सुनती हूँ एक बेटा तो बहुत रिलीजियस हो गया है, और बेटियां हैं
दे आर नॉट. सो आई थिंक छोटा शकील की बच्ची डॉक्टर पढ़ रही थी, दैट्स व्हाट ही सेड, एंड दूसरी कुछ फैशन डिजाइनिंग में थी, एंड दे वर अच्छी यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के उनके बच्चे बड़े हुए हैं. तो एक वाइट कॉलर बिजनेस तो पैरेलल शुरू है जिसमें उनके बच्चे सारे दे आर इनटू दैट काइंड ऑफ बिजनेस. मैंने किसी के बच्चे के बारे में नहीं सुना कि इसका बेटा इसमें आ गया. No, I haven't. और जितने भी गैंगस्टर्स की ये फेमस गर्लफ्रेंड्स रही हैं, इनसे इन लोगों ने शादी क्यों नहीं की? एक अट्रैक्शन होता है. आई हैव सीन, मतलब कभी कभी आपको थोड़ा सा ये लगता है कि दुनिया में आपके लिए सब कुछ हो सकता है, पर जैसे मोनिका बेदी थी, वो नॉर्वे से आई, उसको फिल्म स्टार बनना था और कुछ शी वाज स्ट्रगलिंग. उसमें मुलाकात हुई, किसी से दोस्ती हुई, उसने उसको फिल्म में लिया. देन अबू सालिम जीवन में आता है, एंड देन ही एक कॉल पे उसको फिल्म में लेते भी है, फिल्म में मिलती भी है, बड़े स्टार के साथ वो काम की. आई थिंक समवेयर दे लूज द ट्रैक. उनको लगता है ये सही है. जिस मिनट पे आप उस पावर की और पैसे की मौज ले रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो तो जो अलग बात है ना, पर आप उनके पावर का, उनके रुतबे का नेगेटिव जो है और उनके पैसे का आप उपयोग कर रहे हो, देन यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. सो इट्स अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन. ममता ने कहा था कि शीला, जितने मैंने देखे बॉलीवुड में, दे वर नॉट अ हाफ अ मैन देन विकी. अच्छा. हाँ, बोली विकी के पास पैसा तो ठीक है, बट ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड. So that kind of thing. I tried finding out कि जैसे मंदाकिनी के बारे में था कि बहुत छोटी थी उम्र में, 16 साल में आ गई थी. एंड देन अगर कोई गैंगस्टर फोन करके बुलाता है कि तुम आ जाओ, देन शी वाज अ टीनेजर. अब 17-18 साल में गए हो. तो दैट वाज अ डिफरेंट सीन. बट बाकी के जो मैं सुनती हूँ, दैट तो होशो हवास के साथ घुसे अंदर. तो अभी आज की तारीख में दाऊद का सिंडिकेट जो है वो कहाँ तक है, और क्या इंडिया में अभी दाऊद एक्टिव है मुंबई में? बिल्कुल है. मुंबई में क्यों, इंडिया में है. एंड दे आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. मैंने आपको बताया कि अगर वेस्टर्न एजेंसी डी कंपनी को ढूंढ रही है, एक आई थिंक इन वन ऑफ माय कन्वर्सेशन छोटा शकील मेंशन कि जब से मुझे फोन आते थे तब से एक बात होती थी, क्योंकि हम बतौर पत्रकार पूछते हैं ना कि भाई आपसे तो बात हो गई, अब आपके बॉस से बात कब होगी, दैट्स प्राइस कैश फॉर यू, तो आप परस्यू तो करोगे. तो हमेशा जवाब मिलता कि भाई मिलेगा, तो जब भी मिलेगा अब के बाद तो आपसे मिलेगा, लाइक ही प्रॉमिस. मैंने कहा ना कि ये लोग फिल्मी होते हैं उस सेंस में, सो इस तरह आपसे ही होगा. देन वन वेरी फाइन डे ही टोल्ड मी दैट यू नो वी ऑल आर स्प्रेड नाउ. तो मिलना बहुत कम होता है, जब मिले तो बात करें. दैट वाज लाइक ब्रशिंग रेफरेंस था. बट देन आई अंडरस्टूड कि आपके पीछे सिर्फ RAW भी नहीं लगी है, आपके पीछे कुछ बड़ी वेस्टर्न एजेंसी भी लगी हैं, तो फिर आप कितना एहतियात बरते, या जो भी आज उनके हैंडलर है, या जो भी आज उनको प्रोटेक्ट करते हैं, या उनके नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, या उनका उपयोग कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कवच में अगर वो है, तो दे आर वर्किंग ऑन अ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी, जो बहुत खुले तरीके से बाहर नहीं आई है, ना डिस्कस होती है. लेकिन बात तो सच है कि दे आर नॉट इन द सेम परिधि में नहीं है अभी, वो अलग है. इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. सिंस इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत सारे वाक़े मुझे आपसे जानने थे, लेकिन कन्वर्सेशन खत्म करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात, हाँ, विच इज अ नटशेल ऑफ द होल थिंग. या पर ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें,
तो एक 20 साल का इतिहास अंडरवर्ल्ड का रहा है, वो अलग सर्कमस्टांसेस में बना था हम्म, कि आप ब्रिटिश राज से बाहर निकले हो, हम्म, भारत डेवलप हो रहा है, मुंबई में बहुत सारी मिल काम कर रही थी, मिलें चल रही थी, हम्म, और फिर मिलें बंद हो गई, और जो यूथ था, आप किसी भी तरह, उसमें हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, सब है। हम्म, आप अरुण गौली को ले लो, रमा नाइक को ले लो, अश्विन नाइक को ले लो, वो सब हम्म, हिंदू है। बाकी यहाँ डी कंपनी की बात करो या आप इकबाल मिर्ची की बात करो, मुस्लिम है। द क्रिश्चियंस डॉन भी सब है। जो यूथ उस जमाने का था, वो एक अलग रास्ते से निकला, और विदेश जाने के बाद में वो इतिहास में 360 डिग्री परिवर्तन आया। और मैंने बोला कि आपको जो मेरा परसेप्शन बना है, वो नटशेल में मैं आपको बोलती हूँ। I realized all the intelligence agencies, big, CIA, आप MI5, MI6, जो मोसाद, KGB, जो जितनी भी बड़ी आपको नाम पता है, 5 आईज जो यूरोप की है, आप जिसको भी ले लो, दे कल्टिवेट एसेट्स फॉर टू प्ले अ रोल इन जियोपॉलिटिक्स। हम्म, सारी एजेंसी, हम्म, उसमें भारत नहीं है ऐसा नहीं है, हम सब है, बट इट्स अ स्ट्रैटेजी। अगर सीआई की स्ट्रैटेजी है और 5 आईज की स्ट्रैटेजी है, केजीबी की है, चाइनीज स्ट्रैटेजी है, किसी की भी है, तो हमारी भी स्ट्रैटेजी है। सो वी प्ले अ पार्ट। बस फर्क इतना है कि जहां आपका ऑपरेशन कहीं कहीं उजागर हो जाता है या बॉच्ड हो जाता है फॉर वॉट एवर रीजन, देन इट बूमरैंग्स। टिल देन it's a fair game in a darker geopolitical world across the globe. Very interesting. It's a fair game in the darker geopolitical Yeah. scenario. Yes. Okay. So, on that note, Sheila ji, I would like to end this conversation. But क्योंकि बहुत सारी you have such a rich and vast experience अंडरवर्ल्ड का, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स वुड डेफिनेटली वांट टू नो मोर अबाउट जो हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं कवर कर पाए हैं इस पॉडकास्ट में। सो यू हैव रिटन अ बुक ऑल्सो जिसका नाम है गॉड फादर्स ऑफ क्राइम, फेस टू फेस विद इंडियाज मोस्ट वांटेड। आई एम श्योर उसमें व्यूअर्स को वो सब चीज़ें मिल जाएंगी बारीकी से, और भी डिटेल्स जो 2015 तक की 2015 तक की। ओके, ठीक है। उसके बाद का मैंने पॉडकास्ट में बोल दिया आपको। बहुत ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये बुक है गॉड फादर्स ऑफ क्राइम, फेस टू फेस विद इंडियाज मोस्ट वांटेड। तो आपको अगर अंडरवर्ल्ड के और रियलिस्टिक डिटेल्स जाननी है, जो शीला जी यहाँ पर पॉडकास्ट की हम कह सकते हैं एक बाध्यता होती है एक समय की, उसकी वजह से नहीं कह पाई हैं, तो प्लीज आप उस बुक को पढ़ सकते हैं और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर सकते हैं। Sheila ji, thank you so very much for this conversation. Thank it you for was inviting me. lovely hearing your experiences. Thank you very much. So, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज do subscribe to Unfiltered with Ajita Jain podcast for many more authentic, realistic podcasts. Thank you for watching.